एक कसाई जिससे पूछा जा रहा था कि हत्या करके कहाँ गाड़े थे। एक खड़ूस बाप जो डिसलेक्सिया से पीड़ित अपने बच्चे का मन नहीं पढ़ सकता, इसलिए उस पर चीखता है, चिल्लाता है, और तब आपका मन करता है कि स्क्रीन में घुस करके उसका मुंह नोच ले। सिनेमा अड्डा में आज हमारे साथ हैं कमाल के एक्टर विपिन शर्मा जी। थैंक यू सो मच। पहली सिनेमा मेमोरी आपकी क्या है? घर पे टीवी नहीं था तो थोड़ा सा उन घरों में फिल्म देखने जाता था, तो किसी ने आने नहीं दिया उस दिन। ये लोग जो मुझे अपने घर में टीवी पर बैठकर मुझे फिल्म नहीं देखते देते, एक दिन ये इसी टेलीविजन पे मेरी फिल्म देखेंगे। बड़ा ब्रेक मिला जो अमोल गुप्ते वाला, तो वो कैसे हुआ कहानी? मतलब पता लगा कि ही इज मेकिंग अ फिल्म फॉर आमिर। मैंने अमोल से पूछा उस समय कि कौन फादर का रोल कौन करेगा। मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं था। अमोल का उस समय एक अलग आइडिया था कि ये बच्चा होगा तो तू उसके साथ मैच नहीं करेगा। मैंने उससे ज़बरदस्ती ऑडिशन लिया। मैंने कहा मुझे ऑडिशन करने दे। मेरे को बाद में किसी ने बोला था कि वो ऑडिशन गलती से आमिर के पास चला गया था। मेरा एक शॉट था, मैं दर्शी को थप्पड़ मारता हूँ, तो मैंने कुछ रिंग विंग भी पहना हुआ था, तो मेरे को लगा कि यार इसको लग ना जाए कहीं, रिंग पहनी हुई है। तो आमिर ने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, आप कुर्ता उतारिए, कि मेरे कॉस्ट्यूम में कुर्ता था मेरा, तो बोला आप कुर्ता उतारिए। मैंने बोला आमिर बहुत पसीना है इसमें। बोला कोई फर्क नहीं, दीजिए आप। मैंने उसने कुर्ता लिया, वैसा शॉट लिया, हो गया। एक रोल करने के लिए गया, सुबह 6 बजे पहुंचा, शाम को दिन भर काम किया। जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा क्यों? बोला सर मेरे को बोला गया था कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और बहुत परेशान करते हो, बहुत डिमांडिंग हो। आई आस्क्ड हिम, आई सेड व्हाई डिड यू से दिस विदाउट मीटिंग मी, विदाउट नोइंग मी एट ऑल। नर्वस हो गया और मुझे बोलता है सर तारे ज़मीन पर। I was shocked. अच्छी एक्टिंग करना अपराध है। हाँ, ये इरफान ने मुझे नसीहत दी थी, मैंने सुनी नहीं। तारे जमीन पर करने के बाद फिर तो खूब रोल्स ऑफर हुए होंगे। मुझे लगा मुझे हक है स्क्रिप्ट मांगने का। तारे जमीन के बाद किसी ने मुझसे बात की, मैंने बोला स्क्रिप्ट दो पढ़ने के लिए, तो बहुत लोगों ने शायद ये सोचा कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ। मुझे लगता है इस चक्कर में मैंने काफी लोगों को मना किया। ज्यादातर लोग मुझे एज ए एंग्री डैड देखने लगे थे। बहुत सारे लोगों को 20, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में पहला और अच्छा ब्रेक मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत देर से ब्रेक मिलता है। People don't take chances with acting। खान के लिए भी तो बोलते हैं ना कि 20 साल 25 साल, नवाज के लिए बोलते हैं 20 साल 15 साल, इतना टाइम क्यों लगा? वहाँ दुख होता है कि यार ट्राई तो कर लो एक बार। मैं भी ट्राई करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। पर गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे हुई? अनुराग ने मुझे बोला सर इस पिक्चर में ज्यादातर कास्टिंग हो चुकी है तो इसमें कुछ है नहीं। पंकज के साथ भी जो सीन है, जो मैं भागता हूँ आगे, हाँ वो सीन भी चप्पल लेके उस पे इतने मीम बने, आपने देखे? हाँ सब आते रहते हैं मुझे। लोग देखते रहते हैं। इरफान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उनकी फिल्म है लाइफ ऑफ पाई। सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट व्हाट ऑलवेज हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग अ मोमेंट टू से गुड बाय। इरफान के बारे में बिना रोए बात हो नहीं सकती। मैं सोच के आता मैं नहीं इमोशनल होऊंगा इस बार। पता है अभी भी लगता है फोन आएगा उसका, बोलेगा आपने ये अच्छा किया। आप जहां भी रहते हैं उस गली में चेक कीजिएगा, कोई ना कोई विपिन आपको मिल जाएगा उस गली में। हमारे न्यूज़ रूम में भी एक विपिन है। उत्तर भारत में विपिन शर्मा नाम के लोग बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, और चेहरे मोहरे की बात करें तो भीड़ में कोई भी एक चेहरा आप चुन लीजिए जो आम भारतीय जेनेटिक्स की नुमाइंदगी करता हो, लेकिन जब लाइट्स कैमरा एक्शन होता है ना, तो वो अपनी आँखों और अपनी शारीरिक भाषा के इस्तेमाल से सबसे अलग, सबसे स्पेशल हो जाते हैं। वो द विपिन शर्मा हो जाते हैं। उनकी अदायगी कई बार संवादों पर निर्भर ही नहीं होती, और कई बार अगर होती भी है तो उसकी डिलीवरी इतनी सटल होती है कि लगता ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। एक सरकारी अधिकारी जो चाय पीना चाहता है पर हर बार उसमें विघ्न लग जाता है। एक कसाई जिससे पूछा जा रहा था कि हत्या करके कहाँ गाड़े थे, और कई बरसों के बाद झूठ पकड़े जाने की ग्लानि और डर, और एक बार और सच छिपा लेने का प्रयास उसके चेहरे पर उस समय उतर आया है। एक खड़ूस बाप जो डिसलेक्सिया से पीड़ित अपने बच्चे का मन नहीं पढ़ सकता, इसलिए उस पर चीखता है, चिल्लाता है, और तब आपका मन करता है कि स्क्रीन में घुस करके उसका मुंह नोच लें। इन सारे किरदारों को उन्होंने राइटर्स से लिया जिन्होंने इन किरदारों को लिखा, और फिर इन किरदारों को उन्होंने अपना बना लिया। सिनेमा अड्डा में आज हमारे साथ हैं पूर्व वीडियो एडिटर, पूर्व शेफ, कमाल के एक्टर और अद्वैतवाद के छात्र विपिन शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच। मेरे कई साथी ये कह रहे थे कि आज जो है ऐसा ही हो कि चाय रखी जाए सामने और बातों में मशगूल हो जाएं और फिर से एक बार और ना पी पाएं, या खींच ली जाए। तो सर वैसे तो बहुत तरीके हो सकते थे इस इंटरव्यू को शुरू करने के, पर अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो कविताओं की बात हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी अपने पसंद की एक छोटी सी कविता का हिस्सा, आपने अभी मुक्तिबोध से अपने प्रेम का इजहार किया, कुछ भी छोटा सा पढ़ दीजिए। नहीं, 4-5 लाइनें हैं। मुझे कदम कदम पर, मुक्तिबोध जी की कविता है जी। कविता है। पल भर में सबसे गुजरना चाहता हूँ, प्रत्येक उर में से तेर आना चाहता हूँ। इस तरह खुद ही को दिए दिए फिरता हूँ, अजीब है जिंदगी। बेवकूफ़ बनने के खातिर ही सब तरफ अपने को लिए लिए फिरता हूँ, और ये सब देख बड़ा मज़ा आता है कि मैं ठगा जाता हूँ। क्या बात। हृदय में मेरे ही प्रसन्न चित्त एक मूर्ख बैठा है, हंस हंस कर अश्रुपूर्ण मन हुआ जाता है कि जगत स्वायत्त हुआ जाता है। क्या बात। अब समय मिल पाता है ऐसे कभी कविताओं की पुस्तकें खरीदें पढ़ें, मतलब तो इतना काम मिल रहा है, कोई वेब सीरीज बचती नहीं जिसमें विपिन शर्मा का किरदार ना हो। मन तो करता है, लेकिन हाँ थोड़ा यू राइट, थोड़ा सा एक समय के बाद कई चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं थोड़ा, या आप चाहते हो कि आप जुड़े रहो, थोड़ा सा डिस्टेंस तो क्रिएट होता है। मुक्तिबोध जी अभी आज ही मुझे इतने सालों बाद फिर से याद आए, और एक समय था मैं उनकी कविताओं को बहुत पढ़ता था। अभी भी एक्चुअली कुछ समय पहले ही बात है, स्वानंद ने शायद कुछ एक वीडियो किया था या क्या किया था, मैंने स्वानंद को मैसेज किया था कि तुमने मुझे फिर से मुक्तिबोध जी को याद दिला दिया, और मैंने अपने घर में मेरी छोटी पतली सी किताब है उनकी, वो निकाली और मैं उसको पढ़ रहा था। तो हाँ बिल्कुल, एक ये डिस्टेंस कई चीज़ों से हो जाता है। इतने बरस हो गए जैसे काम करते हुए, आपने 1983 में एनएसडी से पढ़ाई की है ना, फिर कुछ समय काम किया, फिर कुछ समय आप कनाडा चले गए, अभी हम उस जर्नी पर भी आएंगे ब्रीफली, और फिर आप लौटते हैं बॉलीवुड में। लेकिन इतने बरस काम करने के बाद पहली सिनेमा मेमोरी आपकी क्या है? आप सिनेमा के प्रति जो पहली याद है आपकी वो क्या है? वो कौन सी फिल्मों के प्रति दीवानगी थी, या किसी विशिष्ट हीरो के प्रति किसकी हीरो किस एक्टर की फिल्में ज़्यादा देखना पसंद करते थे? सिनेमा की पहली मेमोरी कितनी उम्र की? बचपन में टीवी पे जब फिल्में आती थी और चित्रार ये आता था तो एक फैसिनेशन तो वहीं से शुरू हो गया था। पहला इंट्रोडक्शन तो सिनेमा से वही था। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मुझे बहुत अच्छा लगता था फिल्म देखना, तो लेकिन घर पे टीवी नहीं था, तो थोड़ा सा एक उसका एक सिस्टम बना हुआ था। तो उस सिस्टम में एक बार एक घटना घटी थी जो मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। अचानक एक फिल्म थी विनोद खन्ना जी की जिसमें गाना नहीं था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि किसी ने अपने घर में आने नहीं दिया उस दिन मुझे, क्योंकि हम लोग, मैं आई वॉज इन इस्लाम, तो आस पड़ोस के बच्चे जो महिलाएं जो घरों में काम करती थी, कुकिंग का, वॉशिंग का, उनके बच्चों के साथ मैं भी उन घरों में फिल्म देखने जाता था, तो किसी ने आने नहीं दिया उस दिन। तो बहुत गुस्सा आया था, किसी का गेट तोड़ दिया था, बहुत गिल्ट हुआ मन में। और उस दिन ये थोड़ा सा ऐसा शायद मेरे को ये लगा था कि ये लोग जो मुझे अपने घर में टीवी पर बैठकर मुझे फिल्म नहीं देखते देते, एक दिन ये इसी टेलीविज़न पे मेरी फिल्म देखेंगे। एक रिवेंज था एक हीरो का। किस उम्र की बात होगी? बहुत छोटा था मैं उस वक्त, मतलब 12-14 समवेयर देयर, इवन यंगर प्रॉब्लम। पर जो लोग फिल्मों के हमारे यहाँ मतलब अध्येता नहीं है, मतलब उसके अध्ययन नहीं करते हैं, सिर्फ मनोरंजन या अन्य मकसद से फिल्म देखते हैं, वो विपिन शर्मा को ज़्यादा जाने तारे ज़मीन पर आने के बाद ही। उसके पहले अब आपकी यात्रा के कई अध्याय हैं, कई चरण हैं, पर तारे ज़मीन पर से एक स्वीकृति मिली कि यार ये किरदार है नंदकिशोर अवस्थी का इन्होंने किया, और वह ऐसा बाप कि उसको गुस्सा करते हुए देख करके आपको चिढ़ मचती है, गुस्सा आपको आने लगता है उस किरदार पर। लेकिन तारे ज़मीन पर से पहले के विपिन शर्मा को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना हो किसी से, वो कौन हैं, कौन थे, क्या करते थे, उनके मन में किस तरह के ख्याल चलते थे? मुझे बचपन में मैं शायद कहीं एक लिटरेचर से मेरा बड़ा रिश्ता था, और मैं
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से किताबें तरह तरह की ला के पढ़ता था। तो कभी कभी बचपन में इनविजिबल होने का मन करता था कि कोई देख ना पाए, तो अपनी पसंद की जाके मिठाइयाँ खा लूँ या अपनी पसंद का जूस पी लूँ, या चूँकि जन्म ऐसी जगह हुआ था जहाँ बहुत लग्जरी या बहुत इतने पैसे नहीं थे कि जाके कुछ भी किया जाए। तो दिल्ली में किस जगह थी अगर आप बताना चाहें? लाजपत नगर। लाजपत नगर में थे। तो एक फैंटेसी थी, उस तरह के ख्याल मुझे बहुत आते थे। काश मैं इनविजिबल हो जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, काश मैं बहुत सारे पैसे ले आऊँ, अपने माँ बाप को दे दूँ, अपने चाचा जी को दे दूँ। ये फैंटेसीज काफ़ी मुझे बचपन में मेरे अंदर थी। पर तारे ज़मीन पर से पहले भी तो और काम आपने किए थे, तो वो उस समय तक जो आप फिल्में कर चुके थे, जो जहाँ जहाँ आपको भूमिकाएं मिली थी, तारे ज़मीन पर से पहले वैसी पहचान उस किस्म की नहीं मिली थी। मैंने किया ही नहीं था कुछ तारे ज़मीन से पहले। दैट्स माय फर्स्ट फिल्म। नहीं, बट भारत एक बहुत पुरानी यात्रा, वो उससे बहुत, मतलब आप डेब्यू क्या है? छोड़ भारत एक खोज मिलता है इंटरनेट पर कि आपने उसमें मिलता है, रामकृष्ण हाँ। परमहंस का भूमिका बिल्कुल किया था आपने? बिल्कुल किया। अच्छा, और फिर यात्रा में भी एक फिर भूमिका? यात्रा में भी था, फिर लंबा गैप था, काफ़ी लंबा गैप था। मैंने तो एक्टिंग छोड़ दी थी। जी। जब मैं कनाडा गया था मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी, मैं एडिटिंग करने लगा था। आता था तो इरफान से मुलाकात होती थी, और तिग्मांशु धूलिया और नसीर भाई, 3 लोग मैं ज़रूर मिलता था। इरफान और मैं अक्सर बातें करते थे एक्टिंग की, और तिग्मांशु दोस्त था। तिग्मांशु के रूम में बहुत बार क्रैश किया हॉस्टल में, तो एक रिश्ता बना हुआ था। लेकिन इतना लंबा गैप हो गया था कि मैंने इरफान ने मुझे बोला मकबूल देखो, फिल्में बदल रही हैं, थोड़ा पॉजिटिव सिनेमा बदल रहा है। हाँ। तो मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने इरफान को बोला, यार मैंने कहा मैंने एक्टिंग छोड़ी नहीं है, मेरा अभी भी मन करता है एक्टिंग करने का। तो उसने बोला कि तू वापस आ जा। इरफान ने मुझे एक बात बहुत अभी कुछ समय पहले बोली थी। इरफान ने मुझे बोला था कि तुम्हें एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि एनएसडी के समय पे तुम मुझे बहुत इंस्पायर करते थे। इरफान ने मुझे बोला था। आई फेल्ट सो ग्रेटफुल एंड आई फेल्ट रियली वंडरफुल एंड आई ऑल्सो फेल्ट सैड। देन ही सेड तुमको छोड़नी नहीं थी एक्टिंग। तो मैंने बोला, यार हर एक की अपनी जर्नी होती है, मेरी एक जर्नी थी, मुझे कहीं और जाना था, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। और आई मस्ट टेल यू दैट अब इतने सालों से जो तुम मुझे इंस्पायर कर रहे हो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। तो मैंने बोला मैं देखता हूँ, अगर मुझे वापस जाके मैं फिर से मैंने सोचा मैं फिर से एक्टिंग में अपने आप को ट्रेन करता हूँ। तो एक और दोस्त है विनीत जी, उन्होंने बोल दिया, अरे छोड़िए आप एक्टिंग भूल चुके हैं, आप क्या एक्टिंग करेंगे, आप रहने दीजिए, आप एक्टर थोड़ी हैं। तो मुझे लगा यार दोस्त लोग कभी कभी बहुत बड़े आराम से बहुत चोट पहुंचाते हैं आपको, प्यार से चोट पहुंचाते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने नहीं, ये विनीत की बात में तो दम है। ये मैंने एक्टिंग छोड़े हुए मुझे इतना समय हो गया, मैं अपने आप को एक्टर नहीं बोल सकता। फिर मैंने अपने आप को दोबारा ट्रेन किया, अपने ईगो को अलग रखा कि तुम एनएसडी के हो, भूल जाओ। वो सब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक्टिंग की एक बहुत कमाल की लेडी, जैकलीन मैक्लिंटॉक उनका नाम है, मॉन्ट्रियल की थी जी, कनाडा में आपको मिली। हाँ, वो कौन सी टेक्निक उन्होंने? माइजनर करके माइजनर टेक्निक। मैंने उनके साथ जब मैं उनकी पहली क्लास में गया, तो उस क्लास में, वो एक्टिंग की ऐसी क्लास है जिसमें एक्टिंग नहीं होती, जिसमें डायलॉग नहीं होते, आप रटे रटाए डायलॉग नहीं बोल सकते, आप कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते, आप कोई प्रॉप का यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई सवाल नहीं पूछते सामने वाले से, आप सिर्फ आमने सामने 2 लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे को रिपीट करते हैं, जो देखने में बहुत अजीब सा लगता है। और जब मैं पहली बार क्लास में गया, मुझे लगा यार ये तो बहुत ही अजीब है, ये कौन सी एक्टिंग की क्लास है। मैंने ऐसी एक्टिंग क्लास तो आज तक नहीं की एनएसडी में और कहीं पे भी। मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ, और उसका रिजल्ट हुआ कि मैंने लगभग 10-10 हफ्ते के 3 चंक्स में मैंने उनके साथ वो कोर्स किया। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट आई रियलाइज मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं है, मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने 1 वे टिकट लिया, अपना सामान सड़क पे फेंका टोरंटो में, और मैं वापस आ गया। थोड़ा हम कहानी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। मुझे इन सारे जो आपने सिरे छोड़े हैं सब पर बारी बारी बात करनी है। मुझे इरफान पे करनी है, मुझे कैसे आपको तारे ज़मीन पर मिली उस पर करनी है। पर आप कनाडा क्यों चले गए, थोड़ा उस मनस्थिति को समझाएं। मतलब 83 बैच का एनएसडी से पास आउट एक व्यक्ति, मतलब वो इस निराशा में था कि यार यहाँ अच्छा काम हो नहीं रहा है, अच्छा काम मिलेगा नहीं, तो इसलिए कनाडा चलें, या घर परिवार वाले चाहते थे कि वहीं चले जाओ, ज़्यादा सेटल्ड ज़िंदगी वहाँ मिल जाएगी? मेरा बहुत डिससेटिस्फाइड था। मैं बहुत झगड़ता था, बहुत मुझे ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए रिश्वत देना बहुत ख़राब लगता था। मुझे
आसपास के माहौल को देख के बहुत मेरे अंदर बहुत एक तरह का एंगर था कि हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है, और हैविंग ग्रोन अप इन अ स्लम आल्सो मेड इट वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं बहुत रिबेलियस किस्म का इंसान था। ट्रेन की चेन खींच दी थी एक बार, आधे रात को उतार दिया गया था मुझे कि जाइए आप, अगर आप 10 रुपये स्लीपिंग बर्थ के लिए नहीं दे सकते तो आपको इस ट्रेन में सफ़र करने का कोई हक नहीं है। उतार दिया था मुझे अंधेरे में, पता नहीं कौन से स्टेशन पे बैठा हुआ था मैं। वो सब मिलाकर जब मुझे लगा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे यू नो आई वांटेड टू राइज अबव ऑल दोज सिचुएशंस। तो मैं इसीलिए, मेरा एक्टर बनने का सबसे बड़ा कारण शायद वही था शुरू में। फिर शायद मैं भटक गया काफ़ी सालों के लिए। अब लगता है कि वो कनाडा में इतने साल बिताए, वो भटकने के साल थे। हाँ, मतलब भटकने के साल भी थे और खुद को पाने के साल भी थे। मैं कनाडा में अपने दोस्तों से बहुत ऐसा बोलता था कभी कभी, तुम लोग इंडिया जाते हो टू डिस्कवर योरसेल्फ, आई हैव कम टू कनाडा टू डिस्कवर माई सेल्फ। मेरे साथ उल्टा हुआ एक तरह से देखा जाए तो। कैफे खोला वहाँ आपने? छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोला, फिर मैंने वो बंद हो गया क्योंकि वो कॉफ़ी शॉप ऐसी थी कि सब आर्टिस्ट लोग के आके बैठते थे, गिटारिस्ट, सिंगर्स, म्यूजिशियंस। आपने भी गिटार सीखी? मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। वो फिर वो पैसे ऐसी हालत में पैसे नहीं बन सकते तो वो बंद करना पड़ा। फिर मुझे लगा यार फिर ये इरफान वाली मुलाकात, ये सब हुआ, तो फिर मुझे लगा शेफ का काम भी किया था कहीं पे? शेफ तो नहीं बोल सकता, सू शेफ जो शेफ का असिस्टेंट होता है। अच्छा। एक समय बहुत बुरी हालत हो गई थी। एक्चुअली मैंने एडिटिंग का कोर्स किया था, उसमें मैंने काफ़ी बड़ा स्टूडेंट लोन लिया, बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो लकीली मुझे एक मेरा दोस्त मिला, वो नया रेस्टोरेंट खोल रहा था, वो शेफ़ था उसमें, उसने मुझे वहाँ पे काम दिया था। तो वो भी किया, सू शेफ, उसके साथ असिस्टेंट शेफ का काम किया। क्या काम करते? डिशेस वॉश किए, बहुत कुछ किया मैंने बहुत कुछ कहा। प्रेप करते हैं ना सू शेफ इज द चीफ एसोसिएट डायरेक्टर, मतलब तो आप प्रेप करते हो, आप सब कुछ बना के तैयार रखते हो शेफ को बनाने के लिए पहले। मुझे याद है मैं एक बार पहले दिन, जब बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था वो, तो मैं तो शेफ़ था नहीं, पर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कुछ ऐसा काम होता नहीं है, तू आजा, आई विल हायर यू एज सू शेफ़। तो पहले दिन वो जब नहीं था वहाँ पे, तो मैं शेफ़ था उस दिन। तो मेरे ऊपर बड़ा स्ट्रेस था कि आज तो प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, और मैं इतना नर्वस था। मैंने वो गैस के ऊपर एक वो रखा था फ्राइंग पैन, उसके साथ एक और फ्राइंग पैन था, मैं भूल गया। तो जो बहुत गर्म हो चुका था, मैंने उसको यूँ पकड़ लिया, पूरे हाथ में मेरे पूरा हाथ जल गया मेरा, और वो सब। तो तो ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। इंडियन डिशेस बनाते थे या? मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में काम नहीं किया, मैंने एक इटालियन, एक वो था फ्यूजन जिसको बोलते हैं, वैसा रेस्टोरेंट था, उसमें सब कुछ था। फिर आपकी इसमें एक बड़ी कमाल की कहानियाँ बताता हूँ। हाँ। मैं एक आयरिश रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, मैं वेजिटेरियन हूँ, और वहाँ पे मुझे जो जॉब का हिस्सा था कि वो मीट को निकालना और उसको काटना, साफ करना, ये सब था। और उस समय वही जॉब था मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं जब मीट साफ कर रहा था तो मैंने प्रेयर बोली, मैंने कहा हे भगवान, तू मेरे से ये करवाना चाहता है क्या? तू चाहता है कि मैं ये करूँ? ये क्या हो रहा है? आई कांट कट इट, बिकॉज वो मीट रॉ हालत में मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिस दिन मैंने प्रेयर की, अगले दिन मुझे एडिटिंग का पहला जॉब एक बहुत बड़े चैनल में टोरंटो में मुझे मिला। तो प्रेयर्स आर आंसर्ड, मतलब फिर फुल टाइम वीडियो एडिटर हो गए उसके बाद? फिर मैं फुल टाइम एडिटर, वंस एविड का कोर्स किया था मैंने, देन आई वाज एडिटिंग अ लॉट। और देन आई मेट इन बिटवीन में, आया यहाँ इरफान से मुलाकात हुई, मकबूल वाला किस्सा हुआ। एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में क्या कुछ उस समय, मेरे ख्याल से एक सोना महापात्रा की कोई वो यहाँ पे आने के बाद किया था। हाँ, यहाँ पे आके किया था। अच्छा। वो मेरी दोस्त है दीप्ति गुप्ता FTI की, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो शी सेड यार तुम एडिट करते हो तो ये भी कर दो। उससे पहले मैंने एक निष्ठा जैन है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री एडिट की थी, जिसको बेस्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी मिला था। तो ये उस दौरान के 2 काम थे जो मैं, जब नया आया था तो मैंने ये दोनों काम किए थे। ठीक है साहब, बेच बाज के अपना जो भी काम वाम था छोड़ छाड़ के आ गए भारत, 1 वे टिकट लेकर के कि अब नहीं लौटेंगे, क्योंकि अब हमने माइजनर टेक्निक की एक्टिंग सीख ली है। फिर बड़ा ब्रेक मिला जो अमोल गुप्ते वाला, तो वो कैसे हुआ कहानी? मतलब वो भी कुछ एक्सीडेंटल ही था, क्योंकि आप तो ऑडिशन ले रहे थे बच्चों का। नहीं, मैं ऑडिशन नहीं ले रहा था। मैं जब आया था तो अमोल और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, केतन मेहता और ये सब, राज जोशी और नसीर भाई, हम सब लोग हम लोगों का वो था, काम साथ कर चुके थे। तो मुझे किसी ने बताया अमोल
मैं अमोल को फ़ोन किया था कि मैं वापस जब एक्टिंग करने आया, मैंने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन किया जिन लोगों को मैं जानता था कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो उसमें अमोल दोस्त था, तो अमोल के घर पे कॉल किया, तो कहीं बाहर था, फिर पता लगा कि ही इज़ मेकिंग अ फिल्म फॉर आमिर। तो मैं फ़ोन किया और उसने बोला तो ऑफिस आ जा। मैं आमिर के ऑफिस में गया, उसने एक छोटा सा ऐसे इंटरव्यू टेप किया कैमरे पे कि मुझे नए एक्टर्स के साथ काम करना है और ये मैं आमिर को दिखाऊंगा। मैंने सोचा नहीं ज़्यादा उसके बारे में, क्योंकि ऐसी बातचीत जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वैसे हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा कुछ था। तो मैं घर चला गया। फिर मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि यार वो बच्चों के ऑडिशन चल रहे हैं, तुम हेल्प क्यों नहीं करते जाके। तो मैंने अमोल को बोला मैं आके हेल्प करता हूँ। तो मैं अमोल को हेल्प करने गया था, बच्चों के ऑडिशन हो रहे थे, उसमें 10 बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे फाइनली, उसमें दर्शील भी था, एक लड़का और था तन्मय, जो 10 बच्चों में से एक दर्शील को चुना था। ये वाला प्रोसेस में मैंने कुछ बच्चों के साथ मैंने फादर के रोल के डायलॉग्स पढ़े थे, दर्शील के साथ भी पढ़े थे। अच्छा। और दर्शील मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था उस समय उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आई वॉज वेरी मूव्ड बाय हिम। तो मैंने अमोल से पूछा उस समय कि फादर का रोल कौन करेगा। मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं था। अमोल का उस समय एक अलग आइडिया था कि ये बच्चा होगा तो तू उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो मैं तेरे को कास्ट नहीं कर सकता। और मैच क्यों नहीं करेंगे? कुछ होगा, एक बाप मेरा बच्चा लगना चाहिए ना। अच्छा। तो ये सब हुआ। तो उसके बाद मैंने उससे ज़बरदस्ती ऑडिशन लिया। मैंने कहा मुझे ऑडिशन करने दे। बोला क्यों करना चाहता है? मैंने कहा ऐसे ही, मुझे ये रोल बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जाके ऑफिस में ऑडिशन किया और मेरे को बाद में किसी ने बोला था कि वो ऑडिशन गलती से आमिर के पास चला गया था। आमिर ने वो देखा और अमोल से पूछा उसने। तो मैं आमिर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज इफ़ आई एम हेयर मेनली आई एम हेयर बिकॉज ऑफ हिम। ही सिलेक्टेड मी। He watched an audition that he wasn't supposed to, and he loved it and he liked it and he cast me. So और फिर फ़ोन आया कि आमिर ने तेरे को बाप बना दिया। तो मैं अमोल ने फ़ोन किया, मैंने बोला उनको समझ भी नहीं आ रहा तो क्या बोल रहा है। Then I slowly dawned on me कि ओह अच्छा वो ओके, so that's how I was cast. तो तारे ज़मीन पे हमने बात की, पर आमिर खान को लेकर के आपने कहा कि उनकी वजह से आपको वो बड़ा ब्रेक मिला और फिर अभी आप बहुत सारी फिल्मों और सीरीज़ में काम कर रहे हैं। पर आमिर से इंटरेक्शन के तजुर्बे क्या थे या बातचीत के? मतलब एक बतौर एक्टर, सिनेमा कर्मी के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, बतौर इंसान उनसे जब मिलना जुलना बातचीत हुई तो उसमें उसका कोई तजुर्बा, किस्सा याद रह गया? बहुत बढ़िया था। आमिर नेवर ट्रीटेड मी एज इफ इट्स माई फर्स्ट फिल्म। आई हैव नेवर एक्टेड, आई हैव जस्ट कम फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग अ चांस ऑन समवन। जो मैं थोड़ी देर पहले विजन की बात कर रहा था, या जब हम विजन की बात कर रहे थे, ही हैड दिस विजन फॉर मी दैट आई कैन डू दिस रोल। So I am very grateful to him that he changed my life. He made a huge difference in my life. That's always very big. So as a person also he was brilliant. He never, he treated us with a lot of respect and love. And I remember मेरा एक शॉट था, मैं दर्शील को थप्पड़ मारता हूँ, तो मैंने कुछ रिंग विंग भी पहना हुआ था। दर्शील मेरे को विपिन बोलता था। अच्छा। तो दर्शील और मेरा चलता रहता था कुछ ना कुछ। तो वो हंस रहा था, मैं मार रहा था, तो मेरे को लगा कि यार इसको लग ना जाए कहीं, ड्रिंक पहनी हुई है। तो मेरे से शॉट हो नहीं रहा था। तो आमिर ने बोला क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हो नहीं रहा, ठीक से नहीं हो रहा है, फेस ऐसा जाएगा, ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है कि इसको लग ना जाए। तो आमिर ने बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, आप कुर्ता उतारिए, कि मेरे कॉस्ट्यूम में कुर्ता था मेरा। तो बोला आप कुर्ता उतारिए। मैंने क्यों? बोला आप मुझे दीजिए। मैंने बोला आमिर बहुत पसीना है हुआ इसमें। बोला कोई फ़र्क नहीं, दीजिए आप। उसने कुर्ता लिया, ऐसा शॉट लिया, हो गया। एंड देन ही रिटर्न द कुर्ता टू मी एंड ही सेड ये लीजिए, इसमें और पसीना ऐड हो गया। अरे वाह। ये लवली का है, ब्यूटीफुल मैन। क्या मेटाफर है कि मेरी लर्निंग का पसीना ऐड हो गया है। पर तारे ज़मीन पर आप कह रहे थे कि उसने जो है ना आपकी छवि, एक किस्सा सुनाता हूँ एक बहुत कमाल का। मैं एक बार किसी एक दोस्त का कुछ वेब सीरीज़ टाइप कुछ था, मैं उसमें एक रोल करने के लिए गया। सुबह 6 बजे पहुँचा, शाम को दिन भर काम किया। शाम को जब हम बैठे तो जो उसके डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला कि सर मज़ा आ गया, सच ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर यू हैव, एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके। एक्चुअली मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा क्यों? बोला सर मेरे को बोला गया था कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और बहुत परेशान करते हो, बहुत डिमांडिंग हो, बहुत खड़ूस टाइप हो, आपके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे किसने बोला आपको ये? बोला सर मेरा असिस्टेंट है। तो मैंने कहा आपके असिस्टेंट के साथ काम किया मैंने पहले? बोला नहीं सर। मैंने कहा बुलाओ उसको। तो ही केम, आई आस्क्ड हिम, आई सेड तुम्हारे साथ कभी काम किया? बोला नहीं सर। मैंने कहा तुम्हारे किसी दोस्त के साथ काम किया जिसने तुम्हें ये सब बोला? बोला नहीं सर। तो मैंने कहा व्हाई डिड यू से दिस विदाउट मीटिंग मी, विदाउट नोइंग मी एट ऑल? व्हाई वुड यू से समथिंग सो नास्टी
एंड सो अनट्रू एंड सो हॉरेबल अबाउट समवन। तो वो खड़ा था, नर्वस हो गया और मुझे बोलता है सर तारे ज़मीन पर। आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला भाई तूने कितनी जगह मेरा नुकसान कराया होगा ये बोल के कि इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद। अच्छी एक्टिंग करना अपराध है। हाँ, ये इरफान ने मुझे नसीहत दी थी, मैंने सुनी नहीं। इरफान को किसी ने बोला था बॉलीवुड में अच्छी एक्टिंग मत करना। तो आई मीन आई फेल्ट सैड कि यार इज दिस हाउ एक्टिंग इज टेकन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। लाइक यू डन समथिंग तो एवरीबडी इज गोना थिंक। एंड एक्चुअली मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो यही बोलते हैं कि सर आपसे उस दिन हेलो बोलना देखा, आपको हेलो नहीं बोल पाए, हम लोग डरे हुए थे। अरे मैंने कहा यार समझ में नहीं आता कि वाई कनेक्ट विद दीज टू, दे आर टू सेपरेट थिंग्स यार। आई प्लेड, आई एक्टेड। तो वैसे तो आप विनम्र ही व्यक्ति लगे मुझे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो सकता है चेहरे में कुछ बात हो, आई डोंट नो, बट यू नो या आई ऑलवेज ट्राई टू बी कर्टियस। एंड तारी मुझे ज़मीन ह्यूमर पर बहुत, मुझे बड़ा मजा आता है ह्यूमरस बातें करना। यू नो आई एंजॉय दैट काइंड ऑफ लेड बैक कन्वर्सेशंस, इट्स फन। पर जैसे एक स्टेप पर बात नहीं हो पाई उस समय कि थिएटर की ओर जब आप गए, मतलब एनएसडी से भी पहले जब रुझान ये आपने तय कर लिया था वो कि फिल्म जो है मुझे विनोद खन्ना की नहीं देखने दी गई और अब मैं खुद एक्टर बनूंगा, उसके बाद आप थिएटर की ओर कैसे गए, मतलब वो रास्ता कैसे खुला? मैंने दिल्ली में थिएटर ढूंढना शुरू किया तो सप्रू हाउस में पंजाबी नाटक होते थे उन दिनों, डबल मीनिंग वाले। मैं वहाँ पहुँचा किसी तरह से और वहाँ पे मैंने वो यू नो आई वाज द बॉय फ्राइडे, चाय लाओ पानी लाओ टाइप्स, टिकट बेच दो, ऐसा कुछ ये सब था। वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। मेरा ये मानना है कि लाइफ में ना एंजल्स आते हैं आपके, मैं पहले भी बात कर रहा था इस बारे में। तो मैं टिकट का काउंटर लगा के बैठा था और इधर हमारी पंजाबी डबल मीनिंग वाला प्ले और उधर एक गुरु नानक देव जी के ऊपर कुछ जीवनी पे कुछ उस तरह का प्ले। एक सरदार जी बैठे थे, ही मस्ट बी 65-70 ईयर्स ओल्ड, दाढ़ी सफ़ेद एकदम बिल्कुल। वो एक उनका काउंटर और मेरा काउंटर, हम अगल बगल में थे। तो मेरी तरफ उनके देख के उन्होंने बोला कि बेटा तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं ये नाटक की एडवांस टिकट बेच रहा हूँ, संडे सुबह 10-11 बजे का टाइम था। तो उन्होंने बोला कि एक बात बता, ये नाटक की जिसकी तो टिकट बेच रहा है तू अपने मम्मी और सिस्टर को ला सकता है दिखाने के लिए? एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड आई रियलाइज ही इज़ राइट। देन आई रियलाइज आई एम इन द रॉन्ग प्लेस। तो फिर मैं श्री राम सेंटर की तरफ भागा जहाँ पे कुछ हिंदी प्लेज हो रहे थे, जहाँ थोड़ा सीरियस था। वहाँ पे एक नाटक का ऑडिशन लिखा हुआ था, एक्ट्रेस चाहिए, उसमें एक प्ले मिला मुझे। फिर मुझे एनएसडी के बारे में पता लगा। तो मुझे एनएसडी के बारे में पता लगा तब मुझे लगा ये जगह है, यहाँ मुझे जाना है। और फिर मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया एनएसडी में। दैट्स हाउ आई रीच्ड एनएसडी एक्चुअली। तारे ज़मीन पर करने के बाद फिर तो खूब रोल्स ऑफर हुए होंगे उसके बाद? वो अलग जर्नी है। खूब रोल्स तो नहीं ऑफर हुए, विच इज़ द ट्रूथ। थोड़ा सा उसमें ये हो गया था कि चूंकि मैं एक सिस्टम से आया था निकल के। कनाडा एक ऐसी जगह जहाँ पे एक सिस्टम है, जहाँ पे एक हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है। तो उस सिस्टम के हिसाब से मुझे लगा मुझे हक है स्क्रिप्ट मांगने का। तो जब तारे ज़मीन के बाद किसी ने मुझसे बात की, मैंने बोला स्क्रिप्ट दो पढ़ने के लिए। तो बहुत लोगों ने शायद ये सोचा कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मैं स्क्रिप्ट क्यों मांग रहा हूँ पढ़ने के लिए? जब तुमको रोल दिया जा रहा है तो चुपचाप रोल करो आकर। मुझे लगता है इस चक्कर में मैंने काफ़ी लोगों को मना किया और थोड़े रिश्ते बिगड़े भी, क्योंकि शायद काफ़ी लोगों के लिए ऐसा था कि एक्टिंग नए नए आए हो, एक्टिंग करो चुपचाप, स्क्रिप्ट क्यों मांग रहे हो अभी से। उससे शायद मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मैं बहुत हर ज़्यादातर लोग मुझे एज ए एंग्री डैड देखने लगे थे। मुझे उनको लगता था कि क्लीशे कास्टिंग होती है ना, कि एंग्री खड़ूस, ये वही वाले रोल, और मैंने मना किए। तो उन सब चीज़ों से काफ़ी नुकसान हुआ मुझे, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता ना भी हुआ हो। बॉलीवुड में, मुंबई में सर, आपको लगता है कि इसमें तो बहुत बात हो चुकी है कि आउटसाइडर्स के लिए जो है वो हमेशा ही एक डिफ़िकल्ट टेरेन है। वे लोग जो अच्छी अंग्रेज़ी नहीं जानते, या वे लोग जो बहुत सोफिस्टिकेटेड माहौल से नहीं आते, जिनकी परवरिश उस माहौल में नहीं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़े हैं, उनके लिए अलग तरह के चैलेंजेस, अलग तरह के संघर्ष आते हैं क्या? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा लोग बोलते हैं तो डेफिनेटली कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। तो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, हुआ होगा, होता भी होगा। आउटसाइडर इनसाइडर डिबेट बड़ा अजीब सा डिबेट है, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइडर बहुत सक्सेसफुल हैं
और जो बहुत सारे इनसाइडर हैं वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये डिबेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि बड़ा ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, और शायद ये थोड़ा सा डिबेट बना भी दिया गया है। मुझे लगता है कि इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप लोगों तक पहुंच पा रहे हो, तो आपको ढूंढ के निकाला जाएगा, आपको काम मिलेगा। प्रिविलेज होता है, और प्रिविलेज हर बिजनेस में होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत फेमस सर्जन है अगर दिल्ली का, और उनका लड़का भी अगर सर्जन बनना चाहता है, उसको एक प्रिविलेज तो मिलेगा ही, बिकॉज ही इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ लेगेसी। तो ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी है, मैनी पीपल हु आर पार्ट ऑफ अ लेगेसी। तो आपको उनका फ़ोन किसी को जाएगा तो वो ध्यान देंगे ही देंगे। मुझे अगर किसी का फ़ोन आता है, किसी बड़े स्टार के बेटे का फ़ोन आता है, तो मुझे ऑलरेडी एक रेफरेंस पॉइंट मिला हुआ है कि ये रेफरेंस है। स्ट्रगलर्स लोगों के लिए, नए लोगों के लिए जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, उनका रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो कोई किसी को फ़ोन करेगा तो वो बोलेंगे पता नहीं बोलेंगे किसी का फ़ोन आया था, किसी के बेटे का फ़ोन आया था, तो एक रेफरेंस बन जाता है ना आपके दिमाग में। तो हमारी टेंडेंसी भी है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि कई लोगों को ये फ़ायदा होता है इनिशियली, और भी कई फ़ायदे होते हैं कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू में ही मिल जाता है इफ यू आर प्रिविलेज्ड। तो बड़ा अजीब सा डिस्कशन है यार। मौका या अपॉर्चुनिटी मिलने का भी सवाल है। जैसे कई लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि बहुत सारे लोगों को 20, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में पहला और अच्छा ब्रेक मिल जाता है, और ज़रूरी नहीं कि वो किसी बॉलीवुड में इस्टेब्लिश्ड ख़ानदान से ही आते हों, बाहर से भी लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत देर से ब्रेक मिलता है, मतलब उसमें आप भी उसमें शामिल हैं, और बहुत लोग उसमें नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर चला गया था। हाँ, मतलब आप यहाँ थे ही नहीं आप। लेकिन मतलब मैं उस नज़रिए से कह रहा हूँ कि आपने 83 में NSG पढ़ाई की, और आपकी जिसको आप अपनी पहली फिल्म कह रहे हैं, मतलब छोटे भूमिकाओं को छोड़ दें, तो वो 2007 में आई है ना, मेरा ख्याल है, तारे ज़मीन पर। या लोग बमन ईरानी के बारे में ये बात कहते हैं, कई लोग कहते हैं पंकज त्रिपाठी को भी और पहले ब्रेक मिल सकता था, या नवाजुद्दीन को और ब्रेक मिल सकता था। अब जब आप पिछले कुछ वर्षों में 50 60 फिल्मों में काम, और कई सारी वेब सीरीज़, अब जितनी भी बड़ी वेब सीरीज़ आ रही हैं, पाताल लोक में आप थे, फैमिली मैन में आप थे, ये काम कर लेने के बाद आपको इस बारे में कोई शिकायत है क्या? अभी लगता है मन में कि ये बात सिर्फ विपिन शर्मा के बारे में बात नहीं, और जो भविष्य के आने वाले एक्टर्स हैं उनके बारे में भी हो सकती है। बहुत सारा टैलेंट है जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और फिर उसको बहुत कभी मिलती है तो बहुत देर हो जाती है। हाँ, इस बात में सच्चाई है। इस बात में सच्चाई इस तरह से भी है कि हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा में लोग रिस्क नहीं लेते हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनको लगता है कि ये एक्टर है, ये ऐसा ही कर सकता है। उस चक्कर में क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं एक लड़की का रोल करूँ, और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो नहीं मिल रही थी। फिर मेरे एक दोस्त है नोएरीता दासगुप्ता, हम लोग एक 3 शॉर्ट फिल्म्स LGBTIQ पे हम एक बड़े शहर में 3 कहानियाँ ऐसी चुन के उनका एक कंपाइलेशन करके हम 3 कहानियों को मिला के एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। इस बीच में मुझे देव पटेल, मंकी मैन के लिए मैं कास्ट हुआ। देव पटेल ने, मैं होटल मुंबई में, मेरा बड़ा छोटा सा रोल था। देव पटेल ने मेरा वो रोल लंदन में एक स्क्रीनिंग में देखा, एंड ही टोल्ड मी कि मुझे ना तुम्हारी आंखें याद रहीं, मतलब कैरेक्टर की आंखें। तो इसलिए उसने मेरे लिए एक ऐसा रोल लिखा जो मेरा ड्रीम रोल था। ही सॉ मी एज अ गर्ल। अब ये बॉम्बे में किसी ने नहीं देखा, मुंबई में किसी ने नहीं देखा। किन्नर का रोल जो, हाँ, इसमें किसी ने नहीं देखा मुझे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम यहाँ आती है कि क्लीशे कास्टिंग बहुत है बॉम्बे में, या एक जो चल जाता है उसको बहुत लोग रोल देने लगते हैं। मार्केट, इकोनॉमी, सब काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार डिजर्विंग लोग पीछे रह जाते हैं, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डोंट टेक चांसेस विद एक्टर्स। उनको लगता है यार ये एक्टर ऐसे ही कर सकता है, इसको ये नहीं कर पाएगा, इसके बस का नहीं है। मुझे याद है एक फिल्म के लिए कोई कॉमिक रोल था, किसी डायरेक्टर ने मेरा नाम प्रपोज किया था, तो जो भी प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला नहीं यार कॉमेडी उससे नहीं होगी, जबकि मैंने अच्छी कॉमेडी की हुई है, मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा है। तो ये प्रॉब्लम है जो आई डोंट नो इसका सोल्यूशन क्या है, आई हैव नो आइडिया, बट इट इज़ ट्रू दैट मेनी पीपल गेट चांसेस वेरी वेरी लेट। और आप इसको एक्सप्लेन इरफान के लिए भी तो बोलते हैं ना कि 20 साल 25 साल, नवाज के लिए बोलते हैं 20 साल 15 साल, इतना टाइम क्यों लगा? नहीं लगना चाहिए, विच इज़ ट्रू, नहीं लगना चाहिए। जब इतना टैलेंट है
जब इतना, ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट इरफान बन गया या नवाज बन गया या जो भी, ओवरनाइट तो कोई नहीं बनता। वो शुरू से ही ऐसे थे, शुरू से ही टैलेंटेड थे। इरफान was talented right from the beginning, but nobody cared. 20 साल 15 साल nobody cared. So that's the loss of the film industry and the loss of the vision of the industry that does not see the capabilities of a lot of actors and then they wait. मुझे अपने केस में भी यही लगता है जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और बहुत कमाल का एक्टर हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ लोगों ने इस्तेमाल करने का सोचा नहीं कभी, यू नो। वहाँ दुख होता है कि यार ट्राई तो कर लो एक बार। मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा, कोई सामने तो आए। वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। आई थिंक दैट्स वेयर द विजनरीज come. That's where the people, the directors, the filmmakers with vision are important for an industry. And we don't have many of them. It's true. It's true. आपने कहा कि आपका ड्रीम रोल है कि दूसरे जेंडर का रोल करना, स्त्री का हो या किन्नर का हो। इसको थोड़ा समझाइए कि ये ऐसा क्यों है, मतलब क्या इसमें जो चैलेंज छिपा है इसलिए, या तो सीधा चैलेंज तो एक है कि मैं मेल हूँ तो मैं मेल कैरेक्टर्स ही करूँगा हमेशा। मैं फीमेल कैरेक्टर करने में मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मेरे लिए कुछ आइडिया नहीं है क्लीशे के अलावा कि अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे को थोड़ा सा एक अपने अंदर फेमिनिटी लानी पड़ेगी। बल्कि उसके बिना मेरे अंदर भी तो लड़की है। वी आर ऑल हैव मेल हैव फीमेल, वी आर। तो इट्स जस्ट गेटिंग इन टच विद दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। मुझे वो ज़्यादा फैसिनेट करता था, ना कि मैं मेकअप करके लड़की बन जाऊँ, वो नहीं। मेरे को ये आस्पेक्ट के साथ जुड़ना था जो बहुत इंटरेस्टिंग था। जब मैंने पहली बार मेकअप में जब मंकी मैन का शूट में मैंने अपने आप को देखा, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अपनी मदर जैसा लगता हूँ, मैं अपने फादर जैसा नहीं लगता। मैंने पूरी ज़िंदगी बिता दी ये सोचते हुए कि मैं अपने फादर जैसा लगता हूँ, वो सच नहीं थी बात। मैं अपनी माँ जैसा लगता हूँ। वाह, क्या बात। तो ये खूबसूरती का एहसास सिर्फ उसी से हो सकता था, इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर के। शायद ही मुझे पहले से कहीं सबकॉन्शियसली मुझे मालूम था कि ऐसा शायद ऐसा है। तो पर इतने जो हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय में जो आपने रोल्स किए हैं, किसी रोल में, किसी भूमिका में आपको उस सेटिस्फेक्शन के करीब पहुंचे आप कि आपको लगे कि यहाँ थोड़ा यूटिलाइजेशन हुआ मेरा अच्छे से, मैंने भी कुछ चैलेंज किया अपने आप को, नई चीज़ की या नई चीज़ कर पाया? मंकी मैन। और फिर मैंने वहाँ से आने के बाद जो मेरी दोस्त है नोएरिता दासगुप्ता, नोई बोलते हैं, उनके साथ मिलके फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, नाइट क्वीन। अच्छा। which is on gender dysphoria, which is about a male who's female from inside, and he decides that he's going to go for the sex change operation. ये वो सहेला नाम से जो है वो, नहीं वो अलग है, that's a different film. This is a short film that we made. अच्छा। तो मंकी मैन तो रिलीज हुई नहीं। और पता भी नहीं कब रिलीज होगी, क्या कारण है क्यों नहीं रिलीज हो रही है। बट कई लोग ये अंदाजे लगाते हैं कि संभवतः कुछ पॉलिटिकल रेफरेंस हैं उसमें और जिस वजह से उसको सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। खैर, सहेला का सिंस अभी बात हो रही है अपकमिंग, सहेला का भी सिमिलर एक पति पत्नी की कहानी है जिसमें पति जो है समलैंगिक है। इसका क्या स्टेटस है? कुछ फेस्टिवल्स में जारी है। आई थिंक अभी तक शायद कहीं रिलीज का कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया। आई थिंक इज डूइंग द फेस्टिवल राउंड्स, इट्स गॉन टू लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। वही डिफिकल्ट है ना, मतलब दैट्स व्हाई लॉट ऑफ फिल्म्स डोंट गेट मेड बिकॉज पीपल थिंक दे आर रिस्की सब्जेक्ट्स, रिस्के नहीं ले सकते। और बनने के बाद भी कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार इसको खरीदेगा कौन, इसको देखेगा कौन। सो कॉमर्स और आर्ट्स का एक आर्ट और कॉमर्स का एक झगड़ा तो, फिल्म बन तो गई है पर बिकेगी कैसे? जी। लेकिन किसी भूमिका को लेकर के, किसी रोल पे आपको बहुत, मतलब आपने कहा कि जो आपके बहुत पॉपुलर रोल्स हैं जिनसे लोग आपको जानते हैं, उनमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जैसा मंकी मैन में हुआ, उसका अर्थ यही है। लेकिन मैं इस सवाल को अगर इस तरह से पूछूं कि किसी भी इन पॉपुलर भूमिकाओं में किसी में थोड़ा अनयूजुअल कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको, क्या ऐसा हुआ कि ये करते हुए मैं सोच नहीं रहा था कि कोई बड़ी चीज़ होगी कि यार मैं चाय पीने से ही वंचित रह जा रहा हूँ, बट लोगों के लिए बड़ी चीज़ हो गई, या लोगों ने इस पर मीम्स बनाए, या वो एक सीन की रामाधीर सिंह पूछ रहे हैं कहाँ गाड़े थे और आप थोड़ा डर भी है और आंखें भी झुक रही हैं पर फिर भी एक बार और सच छुपा लेने की कोशिश है। वो किसी सीन, किसी फिल्म के बारे में लगा कि इस पे कॉम्प्लीमेंट्स मैंने सोचे नहीं थे इस तरह के आएंगे, पर बहुत आए। जो दोनों सीन जो आप बोल रहे हो यही है, बिकॉज आई नेवर थॉट कि चाय इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी, कभी नहीं सोचा था। एंड संबित नाम है मेरे ख्याल से, है ना आपके कैरेक्टर का? जी। ये भी गैंग्स ऑफ वासीपुर वाला भी मेरा और तिग्मांशु का करते हुए तो कभी नहीं सोचा, ना लगा
कि ऐसा कुछ होगा, बट पंकज के साथ भी जो सीन है जो मैं भागता हूँ आगे, हाँ, वो सीन भी तो करते चप्पल हुए, लेके उस पे इतने मीम बने, आपने देखे हैं? हाँ सब आते रहते हैं मुझे लोग देखते रहते हैं। हाँ, कितने कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया गया। ये पर गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे हुई, फिर कैसे मिली? मैं जब आया था तो मैंने ये सोच के आया था कि ये फिल्म मेकर्स हैं, इनके साथ काम करूँगा, सुधीर मिश्रा, अनुराग, राहुल ढोलकिया, अंसल मेहता। तो फिर ये लिस्ट जो थी, इसमें से मैंने अनुराग तक पहुंचने की कोशिश की, पहुंचा। अनुराग ने मुझे बोला सर इस पिक्चर में तो सारे लोग उसी वहीं के हैं, यूपी बिहार के एक्टर्स, मतलब जो मिलियू वहीं का है और ज़्यादातर कास्टिंग हो चुकी है, तो इसमें कुछ है नहीं। तो उसमें कोई छोटा सा रोल था, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि ये रोल के लिए आपका नाम सजेस्ट किया है। तो लेकिन अनुराग सर बोल रहे हैं नहीं ये रोल उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा रोल है। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं अनुराग के साथ काम करना चाहता हूँ, 1 साल और वेट नहीं करना चाहता, मुझे छोटा है कोई बात नहीं, मैं करूँगा। तो जब मैं पहले दिन शूट पे गया, हमने पहले दिन शूट किया, तो अनुराग ने मुझे आकर बोला सर मैं ना आपके सीन जो है कुछ सीन्स इम्प्रोवाइज़ करूँगा आपके साथ। मैंने कहा यार मज़ा आ गया। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो मैंने गैंग्स के लिए वर्कशॉप किया था एक्चुअली। तो अनुराग ने मुझे बोला था कि आप सारे एक्टर्स के साथ वर्कशॉप करो एक। तो हम लोग 10 दिन दिल्ली में, बॉम्बे में, आराम नगर में हम लोगों ने वर्कशॉप किया था, जो मैं कंडक्ट करता था सुबह 9:30 से लेके फिर 12 बजे के आसपास अनुराग आते थे और हम कंक्लूड करते थे मिल के। तो मैंने उस वर्कशॉप में सभी थे, हुमा, नवाज़, पंकज, सभी थे उसमें, हम लोग सब मिल के मैं कंडक्ट करता था वर्कशॉप। तो इस तरह से गैंग की शुरुआत। एहसान कुरैशी के सीन्स कुछ बाद में फिर उन्होंने और लिखे फिर बाद में हाँ इम्प्रोवाइज हुए थे। पहले दिन ही सौ एक सीन देख के मुझे बोला कि छोटा रोल नहीं है सर, मैं कुछ करूँगा, कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज करूँगा। तो और अनुराग कमाल है इस मामले में, ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन। अनुराग इस मामले में भी बनते ही कम्स अप विद आइडियाज। हमारे पास 2 स्क्रिप्ट थी मोटी मोटी इतनी, जब जा रहे थे हम लोग बनारस। तो लास्ट डे वर्कशॉप अनुराग ने बोला, सबको बोला ये यहीं छोड़ दो, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो सब बोला स्क्रिप्ट नहीं है तो क्या करेंगे। बट आई लव द वे ही डेवलप्स। चलती गाड़ी के चक्के लगाने में माहिर है वो। बहुत कमाल। अनुराग इज रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। इरफान के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने जिक्र किया तिग्मांशु, इरफान और नसीर साहब से आप मिला करते थे जब यहाँ आते थे। इरफान जब नहीं रहे हमारे बीच, तो उनकी फिल्म है लाइफ ऑफ पाई, उसका एक डायलॉग बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उन्हीं की आवाज़ में है वो, कि सपोज इन द एंड द होल ऑफ लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट वॉट ऑलवेज हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग अ मोमेंट टू से गुड बाय। पान सिंह तोमर में आपका एक सीन है इरफान के साथ, ट्रांसफ़र हो रहा होता है इरफान का, और आपका मेजर मसंद का रोल है, और आप मेजर मसंद की तरह उस कड़ाई सख्ती से कहते हैं कि अब हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, तो वो कहता है कि हमारी खबरें मिलती रहेंगी। मतलब वो भी मैं बाद में वो फिल्म देखी इरफान के जाने के बाद एक बार और, पान सिंह तोमर फिर से देखी, तो ये सीन ने भी मुझे लाइफ ऑफ पाई के इसी डायलॉग की याद दिलाई। आप तक जब ये खबर पहुंची तो कहाँ थे आप और किस मेंटल स्टेट में थे उस समय? इरफान के बारे में बिना रोए बात हो नहीं सकती। मैं सिलीगुड़ी में एक फिल्म शूट कर रहा था, जब खबर आई तो ऐसा शॉट में जाने वाला था और सब ट्रैक्स वगैरह लगा हुआ था। मुझे सब देख के लगा इस सब का मतलब नहीं है, इरफान नहीं है तो ये सब बेकार की चीज़ है, सब यार बहुत याद आती है उसकी। मैं सोच के आया था मैं नहीं इमोशनल होऊंगा इस बार। पता है अभी भी लगता है फोन आएगा उसका,
बोलेगा आपने ये अच्छा किया। ब्रेक लेना है? मुझे पता क्या लगता है, सिर्फ मुझे लगता है जब भी मैं कुछ करता हूँ जो मुझे लगता है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हुआ है, मुझे मेरा मन करता है यार काश वो देख पाता, काश ये वो देख पाता। सॉरी, पानी या ब्रेक? पानी ले लीजिए। साल से बहुत कुछ अजीब सा रिश्ता है यार, कोई बड़ा। जब बातें होती थी अक्सर मुझे मिलते जब थे। वो मुझे उसके बहुत सपने आते थे पहले भी। सपने आते थे? हाँ, जब वो मुझे बोलता भी था, मैंने उसको एक दो बार बोला भी था कि यार ये सपना आया तुम्हारे बारे में, ये सपना आया, तो मुझे बोलता था बताया कर यार, अच्छा लगता है। तो उसके जाने से पहले भी बहुत सपने आते थे, उसके जाने के बाद भी बहुत सपने आते हैं। मैं अपनी किसी दोस्त से बात कर रहा था, उसने बोला कि एक दिन आँख बंद करके बैठो और इरफान को बोलो कि मूव ऑन, मे बी ही स्टॉप बाय ऑल ऑफ अस फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड इनटू हिज जर्नी। सो आई सैट डाउन, आई prayed and I said, Irfan, it's good कि ये ना रुका ना रहे या रोक के ना रखें उसको, जहाँ उसको जाना है वो पहुँचे, वहाँ उसकी रूह को जहाँ जाना है वहाँ जाए वो। लेकिन उसके बाद भी उसके सपने आते हैं अभी भी। आई ड्रीम। मेरा कुछ पता नहीं, बहुत लोगों का, मेरा क्या, बहुत लोगों का रिश्ता इरफान के साथ है। कुछ एक रूहानी लेवल पे कुछ कनेक्शन था उसका कई लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ। जो लोग उससे मिले भी नहीं थे वो भी बोले थे कि रो दिए हम जब उसकी डेथ का न्यूज़ आया। तो हम लोग NSG में मिले थे। वो एक बीड़ी पीता हुआ एक छोटा सा कमरा था हॉस्टल का, उसमें खिड़की पे कभी कभी मैं उसको देखता था। मेरी इरफान से कभी NSG के समय ज़्यादा बातचीत हुई नहीं। सिर्फ मैं जब बॉम्बे आया था और वो श्याम बेनेगल का सीरियल था, उसकी एडिटिंग चल रही थी, वो अंदर एक कुछ सीन देख के आया था मेरा, ये रामकृष्ण परमहंस वाला ही सीन देख के आया था। बाहर आके मुझे उसने बोला, अरे तेरा चेहरा लाइट में बहुत कमाल का लगता है यार। ही वॉज जेन्युइनली सो हैप्पी। और उस समय वो आप बॉम्बे आया ही था, उसने कुछ भी नहीं किया था शुरू, मैं थोड़ा पहले आके ये वाला सीरियल कर चुका था। वो इतना खुश था, मुझे अभी भी उसका चेहरा याद है। वो ही वॉज एक्साइटेड एज इफ ही इज एक्साइटेड फॉर हिमसेल्फ, कि क्या लग रहा है यार, बड़ा अच्छा है। तो वैसी मुलाकात, फिर मुलाकातें हुई, जब जब आता था हम लोग मिल के काफ़ी टाइम बिताते थे। उसको हमेशा ही रहता था कि कोई एक्टिंग में नई चीज़ पढ़ी है, कोई एक्टिंग में नई किताब है। तो मैंने बोला यार अभी तो तूने ये कुछ पढ़ा था पीछे, तो बोला ख़त्म हो गया, खर्च हो गया यार, अभी नया चाहिए, कुछ है तेरे पास तो बता। तो ये बातें होती थी। तो फिर लंबे गैप रहे हैं। यहाँ मेरे तारे ज़मीन पे आने के बाद भी हम लोग इतना नहीं मिल पाते थे। बीच बीच में कभी जब फ्री होता था तो, या उसके घर पे कभी कुछ दोस्त मिलते थे तो हम लोग मिलते थे। इतना ज़्यादा टाइम बिताया नहीं, मतलब इस दौर में मेरे वापस आने के बाद बहुत। लेकिन फ़ोन पे बात होती रहती थी, मिलते थे। आखिरी मुलाकात याद है कब हुई थी? आखिरी मुलाकात में उसको जब लंदन में उसका कीमो जिस दिन शुरू हुआ था, मैं उस दिन मैं हॉस्पिटल गया। तो वो हॉस्पिटल ऐसा था जिसमें ओपन रहता है, आप जा सकते हो। तो नीचे रिसेप्शन पे भी कोई नहीं था, मैं आराम से 4th फ्लोर गया। मैंने इसका जिक्र किया है किसी जगह पे। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने रूमी की किताब देखी उसके बेड के पास में। तो उस समय ऐसी स्टेज पे भी वो पढ़ रहा था। फिर वो लोग बाहर कॉफ़ी पीने गए हुए थे कहीं। तो वापस जो मैं नीचे जा रहा था तो ही वॉज वॉकिंग इन टू द हॉस्पिटल एंड आई स्टिल रिमेंबर। एक शॉल ओढ़ी हुई थी उसने और हम लोग मिले वहाँ पे। फिर ऊपर कमरे में बैठे काफ़ी देर तक। कमरे में भी उसका ह्यूमर एकदम इंटैक्ट था। उसका फ्रिज, छोटा सा फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें खाने की रखी हुई। तो बोला देख यार कितना सारा खाना है यार तो बहुत भूख लग रही है मेरे को। ये लोग सोचते होंगे कि इसको कुछ नहीं हुआ है तो खा रहा है आराम से बैठ के। तो कुछ वहाँ मलयाली नर्सिस थी बेचारी, उनकी इरफान से बात होती रहती थी। तो वो खेलते हैं ना क्या, हॉपस्कॉच। वो कभी कभी आके ऐसे ही इरफान के सामने आके दे ऑल न्यू हिम। So he had this was a little small mini world that he had. उसने टीवी पे सारे चैनल्स के, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सब एक उसके कोई दोस्त थे उनके थ्रू लगवा रखा था। He used to watch. अनूप था वहाँ पे जिसने किस्सा and these films he made. He was there. They were still chatting spirituality and all that. So that was my last मुलाकात।
पर वो जो व्याधि है, वो जो बीमारी है जिसने इरफान को हमसे दूर किया, उसकी खबर जब किसी को भी मिलती है, वो उस व्यक्ति के लिए भी और उसके परिवार के लिए भी बहुत दिल तोड़ने वाला होता है। और उसमें पहला रिएक्शन होता है वाई मी, पहला रिएक्शन डिनाइल का होता है, मुझे ही क्यों। और उसके बाद फिर वो बाकायदे इट्स अ थिंग, मतलब कैंसर से जूझ रहे लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक बनी रहे और वो निराशा में ना डूब जाएं, उसके लिए काउंसलिंग और इस तरह की चीज़ें। पर आप जो बता रहे हैं उससे लग रहा है कि वो उस दौर में भी जब कीमो चल रहा था बहुत चिल्ड आउट थे। और ही वाज अ फाइटर, आई थिंक ही वाज अ फाइटर। कितना पेन से गुजरा है वो, आई कांट से दैट, बट आई थिंक ही वाज ऑलवेज inquisitive, he was always curious, he was always wanting to know. फिल्म भी की सब उस सब से निकलने के बाद। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी कमाल की जर्नी है आपकी। आपने बताया दिल्ली के लाजपत नगर में एक ऐसे क्षेत्र में रहते थे जो बहुत विकसित नहीं था, और फिर थिएटर जाना, NSD चले जाना, फिर वो भी छोड़ करके कनाडा जाना, फिर लौटना और फिर से एक नई शुरुआत करना, और छोटे छोटे रोल्स के ज़रिए फिर अपनी पहचान बनाना, और फिर अच्छे रोल्स, बड़े रोल्स भी मिलने लगना। अब जब अपने करियर को, अपने जीवन के इस पथ को आप देखते हैं, तो जीवन के बारे में आपका क्या ख्याल बनता है कि क्या लाइफ इज़ अ हैप्पी प्लेस आपके लिए, या जो लोग जीवन के बारे में बहुत सारी बात जो कहते हैं कि यार निराशा और उदासी जीवन का सत्य है और सुख जो है यदा कदा आते हैं और इसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जीवन को। दूसरी धारा कहती है कि नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के सुख को साथ कर ले करके उसी को मानना चाहिए कि अंततः जीवन सुख रहने का नाम है। आप इस बहस में अपने मानस को किस तरह से पाते हैं कि आपको लगता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने जीवन के साथ और जीवन अंततः प्रसन्न रहने का ही अर्थ है, या कुछ और नुआंस्ड बात है इसमें? काफ़ी कुछ मिला जुला है मेरे हिसाब से। ये कविता जो अभी शुरू में पढ़ी, मुझे लगता है वो बहुत मैं इतने सालों बाद अचानक अभी डिस्कवर किया इन लाइनों में, और मुझे ये लाइनें पढ़ के तो ऐसा लगा जैसे मेरे बारे में लिखी गई हैं, या जो भी पढ़ेगा उसको लगेगा शायद हमारे बारे में। जो स्वयं को लिए फिरता हूँ बेवकूफ़ बनने के लिए, मूर्ख जो हमारे अंदर का मूर्ख है, मुझे लगता है कि मूर्खता बहुत ज़रूरी है, मूर्ख रहना चाहिए, क्योंकि मूर्खता में एक सुख तो है ना। हाँ, मूर्खता में एक वो है कि यार हाँ ठीक है भाई, मैं मूर्ख ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, वो अच्छी चीज़ है। मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो मैंने ये उसका जवाब दिया था कि आई डोंट थिंक देयर इज एनी ग्रेटर मीनिंग इन लाइफ, कि ये इतना बड़ा मीनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ इज़ मेड ऑफ स्मॉलर मूवमेंट्स, स्मॉलर इंसिडेंट्स वेयर यू अंडरस्टैंड, ओ दिस इज व्हाट लाइफ मीन्स, दे पास, देन समथिंग एल्स हैपेंस, दे पास। सो इट्स जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग्स हियर एंड देयर दैट मेक यू अंडरस्टैंड लाइफ। ऐसा कोई बहुत मतलब मीनिंग पर्सनली मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगा है। पर उसमें फ़र्क ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं अपना जीवन लोगों के लिए कुर्बान कर देते हैं। लॉट ऑफ एक्टिविस्ट, लॉट ऑफ डॉक्टर्स, लॉट ऑफ जो लोग बाहर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भुखमरी कम करने के लिए काम कर रहे हैं, जो बीमारों के साथ काम कर रहे हैं, जो अनाथ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये सवाल वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से, इसका जवाब वो लोग अच्छी तरह से दे सकते हैं। हम लोग थोड़ा उलझे हुए लोग हैं, हम लोग थोड़ा मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, एक्टिंग मतलब तुम एक्टर हो तो क्या हो गया। मैंने कई बार देखा है फिल्म सेट्स में कई एक्टर आते हैं जो थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं अपने स्टाफ के साथ, या उनका एक रहता है एक ऑरा बनाने का एक तरीका है शायद उनका, जो भी होगा। मुझे लगता है कि यार हम कुछ नहीं, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ रेवोल्यूशनरी टाइप फिल्में बना रहे हैं या हम कुछ रेवोल्यूशनरी टाइप वेब सीरीज़ बना रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे कभी भी लगता है कि एक आदमी जो अस्पताल में एक बीमार आदमी को धो रहा है, वॉश दे रहा है, स्पॉन्ज वॉश दे रहा है, वो उस बीमार आदमी को जो सुख पहुंचा रहा है वो शायद हमसे कहीं बेहतर काम कर रहा है। तो हम लोग किस बात के लिए अपने आप को इतना बड़ा बना लें या इतना सोचें कि हम कमाल कुछ कर रहे हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि यार जितने मैं आप अपने रोल देखता हूँ, जितना भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं कुछ ज़िंदगी का बहुत बड़ा मतलब मैंने सॉल्व कर लिया। बस मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं थोड़ा हर रोल के थ्रू या हर काम करने के थ्रू अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को और जान जाऊँ, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लूँ अपने अंदर की उस ताकत को जो
बाकी जगह नहीं कभी सामने आ पाई मेरे, इस एक्टिंग करते ही आती है। मैं उसको एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत, वहाँ मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये कुछ नया सीखा, कुछ नया आया, कुछ बात पता लगी। और पैंडेमिक के समय कुछ चीज़ें बहुत कमाल की हुई। पैंडेमिक के समय मैं ना स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता था। ऐसा नहीं है कि अभी समझ में आ गई पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा मैं उस तरफ जा रहा हूँ। और मुझे लगता है एक्टिंग भी, राइटिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। ये सब एक तरह से स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। हम लोगों के लिए अपने काम के थ्रू अपने आप को समझना, अपने आप को ग्रो करना एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंसान, वो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि उसका जितना ज़्यादा मौका मिले उतना अच्छा, और उसका बहुत ज़्यादा मौका हमको मिल नहीं रहा है हिंदी सिनेमा में, ख़ासतौर पे इस समय तो नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा है एक्चुअली। एक दौर था जब गुरुदत्त साहब फिल्में बनाते थे, बिमल रॉय थे, और बहुत पुरानी फिल्मों में कुछ एक फिलॉसफी, कुछ एक बात होती थी। मुझे लगता है उस सबसे कहीं हम लोग पीछे रह गए हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग आगे नहीं जा रहे। आज के समय में जितनी फिल्में देखता हूँ, जितने वेब सीरीज़ देखता हूँ, सबका लगभग एक लुक बन गया है, सब एक जैसी लगने लगी हैं, सबका एक जैसा, एक ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ हर जगह हो रही है। तो आई विश हम मोर एक्सप्लोर करें, मोर डिग करें डीपर, तो शायद लाइफ का मीनिंग तो फिर समझ में आए, या हैप्पी सैड वहाँ पता लगेगा। भी फिलहाल तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पर रात में सोते हुए किसी दिन थोड़ी ज़्यादा मीठी नींद आती है या सुकून थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है, तो वो दिन क्या किया होता है आपने सुबह? जैसे हमारे पत्रकारों के बारे में कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसी स्टोरी करके आए जो दबी छिपी हुई थी और उसको आपने उसको उजागर किया, कोई ऐसी चीज़, कोई इम्पैक्ट हुआ आपकी स्टोरी से ग्राउंड पर किसी की ज़िंदगी में। तो हमारे यहाँ जो रिपोर्टर होता है वो बहुत प्रसन्नता से उस रात सोता है, भले ही वो बहुत थका हुआ हो। लेकिन आप मतलब वो जो आप कह रहे हैं स्वयं को जानने का प्रोसेस भी मेरे पेशे का हासिल है, तो उसमें कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल है क्या कि मैं एक दिन ये एक्टिंग का ये वाला सीन किया और मुझे लगा कि मैं तो ऐसा भी हूँ, और फिर रात में थोड़ा बेहतर नींद आई, सो पाए? हाँ। मुझे जब कई बार लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं और कुछ बोलते हैं, तब मुझे लगता है यार मज़ा आ गया यार। कैसा लगता है, यू आर अननोइंगली कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल। मैं कभी कभी थोड़ा रुआंसा हो जाता हूँ। कोई लोग फोटो लेने आते हैं, ऐसा मिलते हैं या गले मिलते हैं या कुछ बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार। वो वाले मोमेंट मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरा, मुझे डिस्कवरी जब होती है कोई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है खुशी कब होती है। देखो, एक तो होता है कि आप एक्टर हो तो आपकी एक एक्टिंग की दुनिया है, आप एक्टिंग सीखते हो, फिल्म मेकर्स के साथ काम करते हो, राइटर्स के साथ काम करते हो। एक तो वो दुनिया है आपकी। एक दुनिया वो है कि आपकी एक अपनी पर्सनल एक क्वेस्ट रहती है। तो मैं अभी तुमको बड़ा कमाल का किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक रोल आया अभी, मैं अभी बता नहीं सकता उसके बारे में क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं नहीं बताना चाहता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। मेरा मन ये था कि यार मैं इस रोल को कैसे, इस बार मैं कुछ अलग करूं, कुछ खोजूं, कुछ मेरी जो अपनी लिमिटेशन जो मुझे लगती हैं वो मैं उनको कैसे क्रॉस करूं। मैं क्या करूं कि ये अब तक का सबसे अलग रोल लगे, ये नहीं लगे कि मैं वही ऐसा ही करता आया हूँ। मुझे कुछ चाहिए था कि डेफिनेट ब्रेक। तो मैंने कोशिश की अलग तरह बोल के, डायलॉग अलग तरह बोल के, कुछ मुंह में सुपारी उपारी डाल के, कुछ गिमिक्स ट्राई किए मैंने। कुछ नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था नहीं यार, बात नहीं बन रही। सडनली मुझे याद आया, मैं 8-10 साल पहले LA में था। LA से जब मैं निकल रहा था, मुझे किसी ने बोला था कि एक बुक स्टोर है, वहाँ ज़रूर जाना। तो जब मैं उस बुक स्टोर में गया तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, फ्लाइट का टाइम था, तो बहुत कम टाइम था। मैंने जल्दी में ऐसे ही करते करते मैंने एक किताब कुछ उठाई, मैंने ले आया, मैंने पढ़ी। मुझे उसमें कुछ 1-2 चीज़ें बहुत कमाल की लगी। तो मैंने उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश की कि उनको अप्लाई करके देखता हूँ। किया, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके कुछ ढूंढने की कोशिश की। पता लगा वो जिनकी किताब थी उनकी डेथ हो गई, वो नहीं है इस दुनिया में इस समय। तो मैंने फिर उसी यूट्यूब में कमेंट्स मैंने पढ़ने शुरू किए। उसमें कमेंट्स में किसी ने बोला डेनमार्क में कोई एक इंसान है जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके साथ मिल के उन्होंने कुछ काम किया था। ये पिछले 10 दिन पहले की बात है। मैंने उनको ढूंढ निकाला, मैंने उनको मैसेज किया। उन्होंने बोला $100 लूँगा 1 घंटे के। मैंने कहा ले लो।
मैंने दे दिए, उन्होंने बोला इतनी जल्दी पैसे किसी ने नहीं भेजे आज तक, और इंडिया से यू आर द फर्स्ट वन। सो आई वाज वेरी ग्लैड। मैंने उनके साथ 1 घंटा बातचीत करी, तुम बिलीव नहीं करोगे, इतना बड़ा डिफरेंस मुझे सडनली दिखा अपने प्रोसेस में कि इट हैज़ मेड अ डिफरेंस ऑफ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, आई कैन नॉट टेल यू। और उस दिन से, ये इस बात को अब करीब 10-15 दिन हो गए, और मैंने शूट भी किया, मैंने अप्लाई भी की वो चीज़ें, उस दिन से आज तक मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस समय, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा मन कर रहा है कि कल मैं एक नया कहानी मोनोलॉग शुरू करूँ, मैं कल एक 1 मैन शो प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ। मेरे को लग रहा है रोज़ मेरे पास एक नया डायलॉग आए और मैं फिर को उसी तरह से उसी प्रोसेस में तैयार करूँ जो मैंने अभी भी सीखा है। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने कई अपने करीब के दोस्तों को मैसेजेस किए, मैंने कहा यार मेरे को क्या कमाल की चीज़ मिली है यार, मुझे मज़ा आ गया यार। मुझे ना वो वाला मुझे, मैं तब नींद से ज़्यादा जागते हुए मुझे जो खुशी होती है मुझे उससे बहुत खुशी होती है यार। तो ये मैंने स्वयं के भीतर जाकर के कुछ खोज करके निकालने वाले से ही जुड़ी चीज, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ। और एक्टिंग वही तो है। हम लोग एक्टिंग को थोड़ा मतलब हम जो काइंड ऑफ मीडियोकर एक्टर्स हैं जो, अरे प्लीज वो हम लोग थोड़ा सा ना उसको डायलॉग बोलना या महसूस करने की कोशिश करना, हम इन सब चीज़ों में जो उलझे रहते हैं ना, वो हमको जो रियल एक्टिंग है, एक्टिंग इज़ अ फाइन आर्ट, हम भूल जाते हैं। एक्टिंग इज़ अ फाइन आर्ट, वन ऑफ द 5 फाइन आर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो फाइन आर्ट है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4 लाइनें घर से याद करके जाके अच्छे से बोल दी तो फाइन आर्ट नहीं होगा। फाइन आर्ट इरफान करता था। मैं इरफान का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि एक डायलॉग है, बाहर बारिश हो रही है। अब ये बाहर बारिश हो रही है, 3 शब्द हिंदी में बोल रहे हैं, तुम बोल दो, आप बोल दो, आप बोल दो, मैं बोल दूं, जो देखने वाले उनको पता लग जाएगा कि हाँ ये आदमी ये बोल रहा है बाहर बारिश हो रही है, ये तो समझ में आ गया, तो काम हो गया एक्टर का। फर्क कहाँ है, फाइन आर्ट कहाँ है? फाइन आर्ट वहाँ है जब इरफान जैसा डायलॉग आदमी बोलता है, जब इरफान को वो डायलॉग दिया जाता है, तो इरफान जो बोलता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो इरफान बाहर की बारिश की बात नहीं कर रहा है, वो अंदर की बारिश की बात कर रहा है। यहाँ फाइन आर्ट है। ये चीज समझना जो है ना, इसको समझने की खुशी जब मुझे मिलती है तब मुझे बहुत मजा आता है। तब मैं लगता है कि हाँ यार सफलता मिल गई, मजा आ गया। इसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, इसका कोई मेडल नहीं है, ये जो अंदर की खुशी है उसका जो कीमत है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे मौक़ों पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये पिछले 10 दिन से मैं उस खुशी को इतना महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है नया प्ले शुरू, मैं एक 1 मैन शो शुरू करूँ, या मैं कोई ऐसा काम मिले जिसमें बहुत सारे डायलॉग हों, ताकि मैं इस प्रोसेस को अब और अच्छे से ट्राई करूँ। मुझे यहाँ इस चीज़ में मुझे बहुत खुशी होती है जब अपना सोता जो है अपने भीतर से ही फूटे। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। अगर वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि हमारे यहाँ जो काम हो रहे हैं, वेब सीरीज में जो काम हो रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि अक्सर एक दूसरे की रेप्लिका हैं। कास्टिंग और उसको लेकर के भी आपने बात कही। इस पर मैं थोड़ा सा और ठहर के बात करना चाहता हूँ, इसको समझाते हुए अगर आप इसके पैरेलल जहाँ बेहतर काम हो रहे हैं कुछ उदाहरणों के साथ बता सकें कि हम गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए, ऑडियंस के बेटरमेंट के लिए अगर हम बेहतर अच्छा काम करना चाहते हैं, 2 स्टेप ऊपर बढ़ के काम करना चाहते हैं, सिनेमा को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो किस दिशा में हमें देखना चाहिए? कौन कौन से एरियाज है जहाँ कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है? और ऑलरेडी इस तरह का अच्छा काम कहाँ हो रहा है? ऐसा बहुत अच्छा काम यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ख़राब फिल्में या मीडियोकर फिल्में वहाँ नहीं बनती, ऐसा नहीं है, सब जगह बनती हैं। पर जो काम बहुत पावरफुल होता है वो बहुत कमाल का होता है। फिर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन सिनेमा में या हिंदी सिनेमा में, मैं हिंदी सिनेमा हूँ तो हिंदी सिनेमा की बात करूँगा, हम लोग जल्दी में बहुत हैं। हम लोग बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस फट से स्क्रिप्ट लिख दो और फट से डायलॉग लिख दो और कास्टिंग कर लो, और कास्टिंग में ये ले लो क्योंकि ये नोन नेम है, ये रोल इस तरह के बहुत अच्छे कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। हम ना अपने ही एक्टर्स का क्लीशे बनाते जा रहे हैं। हम एक्टर लोग खुद के क्लीशे बन जाते हैं एक समय के बाद, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। वो नहीं होना चाहिए। वो तब होगा जब हम लोगों को लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों को अलग अलग रूप में देखेंगे, हम लोगों के लिए अलग अलग चैलेंजिंग पार्ट्स लिखे जाएंगे। वहाँ प्रॉब्लम है। एक्टिंग, मुझे लगता है एक्शन और कट के बीच में एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग एक्शन बोलने से पहले और कट के बाद में है, वहाँ है एक्टिंग। उस बीच में एक्टिंग नहीं है, क्योंकि उस बीच में तो आपको प्रोड्यूस करना है जो आप सीख चुके हो। ये दोनों, इसके आगे और पीछे का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेयर एक्टिंग बिलोंग्स। इन सब समय में आप क्या कर रहे हो,
हाउ यू ग्रो, हाउ यू लुक एट द वर्ल्ड, दैट इज एक्टिंग. ये इन बिटवीन इज अ बाय प्रोडक्ट, दैट्स नॉट एक्टिंग एक्चुअली. तो हम लोग कई बार एक्टर्स के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये भी होती है कि हम उलझे रहते हैं कि एक्टिंग तो सिर्फ वहीं करेंगे, पर वहाँ एक्टिंग नहीं है, वहाँ कुछ और है. राइटिंग में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर हॉलीवुड में देखा जाए तो हर सेट पे 2 चेयर्स होती हैं, राइटर और डायरेक्टर. और राइटर और डायरेक्टर की पेमेंट एक होती है हॉलीवुड में. दे गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, रेम्यूनरेशन इज सेम. हमारे यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ राइटर्स कब से स्ट्रगल कर रहे हैं. 2012 से अब रॉयल्टी मिलना शुरू होगी. ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. 2012 के उससे पहले भी मिलनी चाहिए, उससे पहले की भी मिलनी चाहिए थी. हमारे यहाँ इतना दूर क्यों है. मेरी एक दोस्त है लिरिसिस्ट, उन्होंने मुझे अभी पिछले हफ्ते बताया कि लिरिसिस्ट का नाम नहीं आता कहीं. स्वानंद ने ट्वीट किया कई बार कि नाम नहीं आते हमारे. क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना. रिस्पेक्ट नहीं, इसका मतलब राइटर्स की रिस्पेक्ट नहीं है. और जब तक हम राइटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छा लिखा नहीं जाएगा. राइटर इज द फर्स्ट गाय हु वॉचेस द फिल्म और द वेब सीरीज. ही इज द फर्स्ट ऑडियंस बिकॉज ही इज राइटिंग इट. जब तक उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उनको टाइम नहीं दिया जाएगा. हम लोग बहुत जल्दी में, सब कुछ बहुत जल्दी में हो जाता है. सबसे बड़ा इशू तो यही है कि बहुत जल्दी में हम लोग काम कर रहे हैं. और हाल फिलहाल में मुझे पता नहीं आपको कितना समय मिलता है देख पाने का, बट या कभी भी कुछ अच्छा देखा हुआ, मतलब मैं कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस आपकी ओर से कि ये एक सीरीज़ या फिल्म या मैं देखता हूँ तो मुझे पसंद आती है क्राफ्ट के लेवल पर. ये बात बोलूँगा तो बहुत अजीब सा लगेगा. मैं बहुत सारा कंटेंट नहीं देखता हूँ. मैं बहुत सारा टाइम मूवी पे बिताता हूँ. मैं मूवी पे वो सारी फिल्में देखने की कोशिश करता हूँ जो फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ, जो फिल्में मुझे इंस्पायर करती हैं. कई दोबारा देखता हूँ, कई नई फिल्म मेकर्स खोजने की कोशिश करता हूँ. वेब सीरीज़ में बहुत बहुत एक्साइटिंग वेब सीरीज़ हैं हमारे चारों तरफ, ज़्यादातर बाहर की हैं. मैं सब देखता हूँ. मुझे वहाँ से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है. एक आध कोई भी नाम. मैड मैन जो ब्रिलियंट सीरीज़, हाउस ऑफ कार्ड्स ब्रिलियंट सीरीज़. मूवी पे तमाम सारी फिल्म्स हैं हर कंट्री की, हर महीने रिफ्रेश होती रहती हर महीने रिफ्रेश होती. तो मैं यार उधर ज़्यादा रहता हूँ, मुझे वहाँ से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है अपने यहाँ से. तो इस बारे में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए बोलने में, बिकॉज जहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है यार, क्या करें. कॉमेडी. दूसरा, मनी हैज़ बिकम सच अ फोकस थिंग ना. हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है दैट देयर इज सो मच एम्फेसिस ऑन मनी दैट इट शुड मेक दिस मच ऑफ मनी. Why can't some of the big producers and the big production houses, OTT platforms decide कि यार for a change, let's not make this much of money. Let's make less money, but let's give people something new. आपकी ऑडियंस एक तरह से बंध चुकी है. आपकी ऑडियंस को एक तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, which is great. बट उसी ऑडियंस को आपको ट्रेन करना पड़ेगा. आपको उनको धीरे धीरे कुछ और खिलाना पड़ेगा साथ में, so that they get used to the new stuff also. ऑडियंस है. बहुत सारी फिल्में देखो ना, छोटी छोटी फिल्में आती हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, अरे यार इस पिक्चर को इतने लोगों ने कैसे देखा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑडियंस है, वैसी फिल्म देखने वाले लोग हैं, लेकिन बनाने वाला नहीं है. बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लिखते हैं, लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बट कोई बनाना नहीं चाहता. क्यों? उनको पहली बार बोला जाता है किसी स्टार को लेके आओ, यही गड़बड़ हो जाता है. स्टार ड्रिवन या कोई नोन एक्टर को लेके आओ, या कोई जो बिकॉज दैट्स मार्केट. एंड आई अंडरस्टैंड दैट्स it's perfectly valid to ask for return on your money that you're spending. If I was a producer, I would also like to expect money back. But at least some of the big ones, some of the big players can say कि यार थोड़ा कम आने दो मेरे पास भी इस बार, तो मज़ा आएगा. तो चैलेंज लेंगे लोग. वो नहीं है हमारे यहाँ. वी आर मिसिंग दैट बिग टाइम एक्चुअली. कोई रिस्क नहीं ले रहा है, कोई नई बात कहने का साहस नहीं कर रहा है. दैट्स सैड. इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती, और ग्रो नहीं भी तो कर रही. अब तो सबके सामने ही है ना. लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं. अब तो सामने ही है. बॉक्स ऑफिस इज डल. लगातार फिल्में गिरती हैं. होली दिवाली वाली फिल्में अब जो चलती हैं जी, तो होली दिवाली साल में कितनी बार आएगा. यहाँ प्रॉब्लम है. एम्फेसिस ऑन मनी. आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, पीपल वांटिंग टू मेक मनी, बट साथ साथ थोड़ा सा ऑल्सो डू दिस. मेक अ स्मॉलर फिल्म, मेक लेस मनी. Take a chance, take a challenge, find new actors, or find an actor who is established for something and then give him something that is challenging for him. You never know what that person will do. आपने लापता लेडीज देखी? कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे. उसमें जैसे कोई स्टार नहीं है, सीधा सिंप्लिसिटी है ना. और देख रहे हैं ना लोग, गए हैं लोग देखने के लिए. उसमें कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं, कुछ नहीं. ग्रेट परफॉर्मेंसेस. इट वर्क्स. इट ऑलवेज वर्क्स यार. लोग विलिंगनेस होंगे तो बहुत मजा आएगा.
हाँ, जैसे पंचायत वेब सीरीज बहुत हिट हुई हमारे यहाँ। उसमें नीना जी और रघुवीर जी को छोड़ दें अगर सब तो नए उसमें, लोग। हाँ मतलब क्योंकि कंटेंट इज सच। फैसल भाई भी उस समय उतने पॉपुलर नहीं थे, उन्होंने फैसल को मैं मसेपुर में थोड़ा बहुत ही काम किया था बस, एक है ना, उतने पॉपुलर नहीं थे बट बिल्कुल। So somebody had to see that Faisal is capable of doing that. Somebody had to take a chance on him. And look what he did. यहाँ दूसरा ना एक चीज और है, मैं तुमको कास्टिंग की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी वेस्ट में कास्टिंग का प्रोसेस बहुत कमाल का है। कास्टिंग इज सपोज टू बी नर्चरिंग एक्टर्स। कास्टिंग डायरेक्टर्स आर सपोज टू नर्चर एंड बी कंपैशनेट विद एक्टर्स। वहाँ पे जब ऑडिशन का प्रोसेस होता है, पहली ऑडिशन जब आप जाते हो, वहाँ का रूल है 5 मिनट लेट हुआ आपको कोई नहीं बुलाएगा, आपको कभी नहीं बुलाया जाएगा, वो कंपनी से आपको कभी कॉल नहीं आएगा इफ यू आर इवन 5 मिनट्स लेट। लुक एट द डिसिप्लिन। देन दे गिव यू सीन, 2 पेज 1 पेज 3 पेज जो भी है, आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट आप प्रिपेयर करोगे, आप अंदर जाओगे, अंदर एक कैमरा लगा होगा, उसके पीछे कैमरामैन खड़ा होगा, छोटा कैमरा, उसके बगल में एक आदमी होगा स्क्रिप्ट लेके बैठा होगा जो आपके साथ रीड करेगा, और एक शायद कास्टिंग डायरेक्टर होगा और शायद एक आधा असिस्टेंट होगा, 3 या 4 लोग होंगे। आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, आपसे नाम पूछा जाएगा, हाइट वाइट वो सब जो रहता है वो पूछा जाएगा, एंड नो टॉक अबाउट के ट्रैफिक ज़्यादा है और बारिश हो रही है, सब कोई नहीं। आप अपना रोल पढ़िए, आप पढ़ेंगे, आपको रोल के बारे में कुछ नहीं पता, आपको स्क्रिप्ट के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको कहानी के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपको ये सिर्फ देखा जाएगा कि आप इस जो टेक्स्ट जो आपको दिया गया है इससे आप कैसे रिएक्ट करते हो, हाउ डू यू टेक इट, व्हाट इज इट, आपको पता ही नहीं है, कैरेक्टर नहीं मालूम, स्टोरी नहीं मालूम, कुछ नहीं पता आपको। सो दे सी हाउ इंट्यूटिवली यू आर क्लोज टू दैट कैरेक्टर। कुछ अगर एक आधी अच्छी चीज़ लगेगी या लगेगा कि शायद आपको एक पॉइंट दिया जाए तो शायद आप और अच्छा कर सकते हो, तो आपको हेल्प की जाएगी, बिकॉज योर एक्टर्स आर पार्ट ऑफ द कास्टिंग। You know, that's how it is. They are compassionate towards you. They love you. कास्टिंग डायरेक्टर और जो एजेंट्स हैं ना, वो सर्जन्स की तरह काम करते हैं। रात को 12 बजे भी कॉल करोगे ना, तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज फॉर देम इट्स अ लाइफ, इट कैन मेक योर लाइफ और ब्रेक योर लाइफ, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग। आपने ऑडिशन दिया, आपको बोला गया खत्म हो गया आपका 15 मिनट जो आप तैयार करके लाए थे, आपका सीन हो गया, एक आधी बार दोबारा करवाएंगे तो करवाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ इट गोज। कोई बातचीत नहीं है आपसे, थैंक यू बोला जाएगा, बोलेगा विल लेट यू नो, आप बाहर कमरे गए, ठीक है। अब अगर आपका ये वाला ऑडिशन पहला अच्छा हुआ, देयर विल बी अ कॉल बैक। नाउ इन दिस कॉल बैक, द रूम व्हेन यू एंटर टू ऑडिशन, देयर विल बी एटलीस्ट 10-15 पीपल। दे माइट बी द डायरेक्टर, there might be a director's assistant, there might be the producer, there might be the producer's assistant, casting director's assistant. आप लगभग शूट जैसा माहौल रहता है वहाँ भी आपसे कोई बात नहीं करता है, सिर्फ ये देखा जाता है आप इस कैरेक्टर के कितने नज़दीक हो सेकंड कॉल बैक में। फिर उसके बाद आपको लगता है कि अगर आपकी बात बनेगी तो बनेगी, आपको कास्ट किया जाएगा। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस। द मेथड ऑफ कास्टिंग इज सो intriguing and deeply it's very serious. It's not a simple audition actually. तो कई चीज़ों में ना हम लोगों ने कॉपी कर लिया बहुत कुछ, पर उसका एसेंस हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। That's how it should be. एक चीज़ और मेरे को बहुत ख़राब लगती है बॉम्बे में, कास्टिंग डायरेक्टर्स टॉक अबाउट मनी। मैं बहुत कास्टिंग डायरेक्टर बोलता हूँ, यार ये अनएथिकल है, तुम पैसे की बात क्यों कर रहे हो? इफ़ आई एम ए न्यू एक्टर, आई विल बी स्केयर्ड कि यार ये कास्टिंग डायरेक्टर जितने पैसे बोल रहा है इतने में कर लेता हूँ मैं, नहीं तो मेरे को बुलाया नहीं जाएगा दोबारा। दैट्स रॉन्ग ना यार। So there are a lot of things directors प्रोडक्शन कंपनी से बात कर लेते हैं पैसे के लिए, हाँ जो भी उनका कि इसको इतने पैसे में मैं करवा दूंगा। हाँ या दैट्स रॉन्ग। तो एक्टर को करना चाहिए, बिल्कुल एक्टर करना चाहिए, और एक्टर की अगर मैनेजर है तो उसको करना चाहिए। सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स बट दैट मेक ए ह्यूज डिफरेंस यार, दे मेक ए ह्यूज डिफरेंस। दीज आर सम प्लेसेस दैट वी कैन ग्रो। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम सेइंग इफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ वी विल ग्रो एज एन इंडस्ट्री यार। अगर अच्छा कंटेंट बनता है ना, सब खुश होते हैं। Everybody celebrates a Sholay. Everybody celebrates Jab We Met. It becomes a celebration of the entire industry. तो मैं इसलिए ये चीज़ें बोल रहा हूँ जो सुनने में criticism लग रही हैं, but they are not criticisms. They are a way to grow. That's how we will grow. हम लोग डरते हैं बहुत criticism से, बहुत डरते हैं हम criticism से। एक और ये कारण भी है, सब mind boggling है। सब माइंड बॉगलिंग नहीं हो सकता है, थोड़ा क्रिटिसिज्म इज हेल्प्स यू ग्रो ना। यस, देयर शुड बी अ क्रिटिसिज्म, दैट्स आल्सो लैकिंग। दैट्स अनदर रीजन दैट वी डोंट डू गुड कंटेंट, बिकॉज देयर इज नो हेल्दी क्रिटिसिज्म।
दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉमेडी के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कॉमेडी का जो सेंस है, जो ह्यूमर को कैसे परसीव किया जाता है हमारे यहाँ, वो पहले की कुछ फिल्में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो जिनको कॉमेडियन कहा गया है ना, कि ये कॉमिक एक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर लोग बहुत लाउड एक्टिंग करते थे ना, उनके डायलॉग्स भी वैसे थे, हाई पिच, और उनके बॉडी लैंग्वेज, आंखें ना, मतलब उसका दौर था। एक जॉन लीवर साहब थे या राजपाल यादव। जॉनी भाई हाँ, फैंटास्टिक एक्टर है, बड़ा मजा आता है उनको देख। तो इसके बाद में आप देखें तो कुछ इस तरह के प्रयोग होने लगे जहां लोग साइलेंस में कॉमेडी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो परसीव भी हो रही है क्योंकि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बदला है उस हिसाब से। अभी टाइम बदला है ना, स्टैंड अप कॉमेडी आ गई है, अलग अलग तरह के जोक्स हैं। हाँ, बहुत कमाल की स्टैंड अप कॉमेडी है। मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ। शुरू में आज से 6-7 साल पहले बहुत खराब था। हाँ, अब बेटर हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा। किसका देखा आपने? यार मुझे नाम नहीं याद रहते, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, जब मौका मिलता है। कोई कुछ आता है रेफरेंस के लिए, मैं कभी कभी देखता हूँ। सुनो, आपने जो कॉमिक रोल किए हैं, मतलब प्योरली कॉमिक रोल नहीं है, बट कुछ सीन्स में वो कॉमेडी जमा हो गई है, जो वो बहुत सारी आपकी सीरीज में है, फिल्म है। हमने जिन सीरीज की बात की इसके पहले, उनमें भी है, या वासेपुर में वो है। सो जब एक्टर को पता है कि दिस सीन इज सपोज टू बी अ कॉमेडी सीन, तो आपके मैनरिज्म में, आपके आपको लाउड, आपको मुखौटा नहीं वहाँ पर पहनना है, आपको अपने दांत या आँख बड़े नहीं करने हैं और हंसाना है, और पॉज में हंसेगा या कहाँ हंसेगा। तो ये कैसे चेंज होता है एक एक्टर के दिमाग में कि यार ये तो कॉमेडी सीन है, यहाँ पे तो हंसी आनी है। कॉमेडी इज एक्चुअली ट्रेजेडी। कॉमेडी इज नेवर कॉमेडी। कॉमेडी इज अ वेरी बिग ट्रेजेडी। केले के छिलके पे आदमी गिरता है, लोग हंसते हैं, तो केले के छिलके से जो गिरा है उससे पूछो जाके। तो मेरे लिए कॉमेडी वो केले पे गिरने वाला आदमी है, वो कॉमेडी है। मैं कॉमेडी को बाहर से हंस के देख के नहीं कर सकता। सो आई हैव टू बी सीरियस। मेरे लिए वो एक बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट है एक्चुअली। पंकज त्रिपाठी का मेरे कुरैशी को तो थप्पड़ पड़ा है ना, थप्पड़। हाँ। और वो बहुत बड़ी मतलब मैं, वो कॉमेडी नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आदमी मेरी जान ले सकता है अगर मैंने यहाँ से सच नहीं बोला तो, या पंकज मुझे मार डालेगा और मुझे भागना है, तो वो ट्रेजेडी है, वो कॉमेडी नहीं है। सो कॉमेडी का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप खुद नहीं हंस सकते। कॉमेडी फिल्मों का सबसे बड़ा ट्रेजेडी शायद ये भी होता है कि सेट पे लोग हंस नहीं सकते। अब मैं तुमको जोक सुनाऊं और तुम नहीं हंसो तो मतलब बहुत बुरा होगा। तो कॉमेडी ऐसी ही है, आप ये सोच के कॉमेडी नहीं कर सकते कि मैं लोगों को हंसाऊंगा। आप उसको सिर्फ करो, हंसेंगे या नहीं हंसेंगे वो बात की बात है। और जैसे मैंने बोला, कॉमेडी इज प्रीटी मच वेरी ट्रैजिक। जो सिचुएशन होती है उस समय वो कैरेक्टर बहुत फंसा हुआ होता है उस समय। हाँ, मतलब कोई किसी को फंसे हुए देख करके इंसान हंस लेता है थोड़ा। बिल्कुल। जैसे ये थोड़ा एक्टिंग से एक तरह से और से भी रिलेटेड है। एक कुछ और बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, इससे रिलेटेड नहीं है। एक्टिंग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि हम में से बहुत, मैं भी पार्ट रहा हूँ और हूँ कई बार, अभी भी मैं ग्रो कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ सीखने की। आपने स्पिरिचुअलिज्म के साथ अपने साक्षात्कार संवाद की चर्चा की, ये भी कहा कि उस समय इरफान भी किया करते थे, पर आपके बारे में ये मैं जानता हूँ कि अद्वैतवाद के आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और उससे जुड़ी एक स्क्रिप्ट भी आपने लिखी है जिस पर आप फिल्म बनाना चाहते हैं। थोड़ा बताइए उसके बारे में। मेरे लिए पैंडेमिक बहुत कमाल की चीज़ थी। मैं पैंडेमिक के समय, इस समय दुनिया के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, मैं उनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैं लिस्ट अभी बताऊंगा आपको। उसी दौरान मैं ये जो अद्वैतवाद बेस्ड जो स्क्रिप्ट है, ये उससे पहले की बात है। मैं एक राइटर से मिला, भोपाल के एक राइटर हैं डॉक्टर सुधीर आज़ाद। इज़ ए ब्रिलियंट राइटर। मुझे भोपाल में किसी जगह मिले, उन्होंने बोला मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। मेरी बातचीत हुई, फिर हम लोग बनारस गए लिखने के लिए उस स्क्रिप्ट को, बिकॉज बनारस की कहानी थी, वो कभी बनारस गए नहीं थे। तो मैंने उनको बोला आप चलो मेरे साथ। तो पिछले काफ़ी सालों से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और उस स्क्रिप्ट की वजह से और कुछ चीज़ें पैंडेमिक में जो फिर शुरू हुई, उससे धीरे धीरे मेरा कुछ लगाव इस तरफ गया। और मैं बचपन मेरा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी था। माई डैड यूज टू गो इन टू ट्रांस, और तो मैं बड़ा डरता था। वो जब उधर चले जाते थे, वो 1-1 घंटा ऐसा लेट जाते थे, बेहोश हो जाते थे वो,
और जब उठते थे उनकी आंखों में ऐसी ज़बरदस्त एनर्जी होती थी कि मैं बड़ा से, तो मेरे को ना बचपन से एक अट्रैक्शन रहा है कि ये क्या है। तो मैं जब अद्वैतवाद के बाद में फिर मुझे पता लगा मेरी स्क्रिप्ट अद्वैतवाद के बहुत करीब है। लिखा नहीं था ये सोच के कि अद्वैतवाद पे होगी, पर मैंने देखा कि ये तो उसी तरफ की कहानी है। मुझे अद्वैतवाद की फिर मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी एंड इट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। आई थिंक एवरीबडी हू रीड्स दैट बुक सेज दैट कि चेंज देयर लाइव्स, व्हिच इज़ ट्रू। मुझे अद्वैतवाद की एक चीज़ बहुत कमाल की लगी कि हमको ये नहीं पता कि हम हमारे जन्म से पहले हम कहाँ थे, हमको ये नहीं पता कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। तो ये जो बीच का टाइम है, इस बीच में जो हम अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत सारी चीज़ों से, वो क्या है? एक तरह का इल्यूजन, माया जो है वही है ना। इट्स एन इल्यूजन दैट आई एम एन एक्टर, या मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो बेकार की बात है। इन एसेंस आप क्या हो, अंदर बिल्कुल अंदर क्या हो, वो तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले नहीं पता, मरने के बाद का नहीं पता। इस बीच में अगर इतनी कोशिश कर ली जाए कि वो एसेंस है उसको समझा जाए, वो एसेंस क्या है, वहाँ क्या, वहाँ कुछ भी नहीं है, जीरो है वहाँ एक्चुअली। क्योंकि वो जो है वो उसको डिफाइन कैसे करोगे आप, और उसको आप कैसे दुनिया से कनेक्ट करोगे, उसको आप कैसे कंपैशन में बदलोगे। ये जो आपका एसेंस है वो क्या है? एसेंस तो प्योर है एकदम। एसेंस थोड़ी बोलता कि मैं तुमसे नफरत करूं। कभी बैठ के किसके अंदर से आवाज आती है एसेंस वाली के मार, नहीं होता है ऐसा। बुद्धिस्ट लोग भी बोलते हैं बुद्धा नेचर हम सब में है। वो एसेंस से मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ गया, करने भी लगा मैं। क्रिया योग मैंने थोड़ा सा जानना शुरू किया है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा है एक्टर, एक उन्होंने ये पूरा जेनेटिक जो पूरा ये मानना है कि हमारे जो जेनेटिक मेकअप है हमारा कभी चेंज नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट ट्रू। आज की सेंचुरी में तो अब लॉट ऑफ रिसर्च हैज सेड दैट इट कैन बी चेंज, देयर कैन बी न्यूरो पैथवेज दैट कैन बी क्रिएटेड, न्यू वंस। ये सब मैं जब जानने लगा तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं थोड़ा सा इस पर काफ़ी सीरियसली मैं पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, मैं मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ। एक और है विम हॉफ, वो भी बहुत कमाल के इंसान है। उन्होंने आइस बाथ, आइस थेरेपी शुरू की, और कभी पढ़ना आप उनके बारे में, बहुत मज़ा आएगा। विम हॉफ, उनका कोल्ड शावर एक टेक्निक है। आप तो मैंने 10-20 किलो बर्फ़ मंगा के टब मैंने ख़रीदा, उसके अंदर डाला, फिर उसके अंदर पानी भरा ठंडा एकदम, उसके अंदर 4 मिनट 5 मिनट ये सब शुरू किया। मैंने एक नई चीज़ शुरू की है, मैं बहुत गर्म पानी से नहाना शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको एकदम ठंडे पे ले जाता हूँ। हमारे यहाँ ठंडा होता नहीं ज़्यादा यार, मज़ा नहीं आता, लेकिन वो एक्सट्रीम कोल्ड में देन यू स्टे फॉर 2-3 मिनट्स इन द एंड। सो ऑल दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो मैं ये सब चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, मुझे लगता है कि ब्रेथ, आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट ब्रेथ। ब्रेथ इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली, एंड आई थिंक ब्रेथ इज वैल्यूएबल इन ऑल प्रोफेशंस, नॉट ओनली एक्टिंग। और एक्टिंग में खास तौर पे ब्रेथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एक्टिंग में इंपॉर्टेंट है, सिंगिंग में इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रेथ का जो एक इंट्रिकेसी है, क्योंकि आप डायलॉग बोल रहे हो, ब्रीथ भी तो कर रहे हो, वजन उठा रहे हो तो ब्रीथ का कंट्रोल, आप गा रहे हो तो ब्रेथ का कंट्रोल, मेडिटेशन कर रहे हो तो ब्रेथ का कंट्रोल। मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा इज टॉक्ड अबाउट द ब्रेथ। तो ये सारी चीज़ें कैसे धीरे धीरे कनेक्ट हो रही हैं मेरे साथ, ये पैंडेमिक के बाद ये सब शुरू हुआ। तो मेरा बड़ा रुझान है इस सब में, मैं बहुत। और अभी जो मैं तुमको बता रहा था कि मैंने जो एक कोचिंग सेशन लिया, एक वो पूरा somehow I connected it with breath and it became so exciting. जैसे अद्वैतवाद कहता है कि साहब जीव और ब्रह्म एक हैं, मतलब हाँ, और in we're all same, even the inanimate objects. हाँ, so there is सब में ब्रह्म है। This is living, right? हाँ, उसके तो ये अजीब सा लगता है, जी पूरी तरह से तो विश्वास नहीं होता है, but this is जी। और वो अहम ब्रह्मास्मि जाता है, या ईश्वर को अगम अगोचर अनिर्वचनीय है ना, ये सब बातें। तो जब आप ईश्वर से प्री अद्वैतवाद से इंट्रोडक्शन का जो आपका एरा था, और ईश्वर से एक संवाद का एक तरीका, लोग पूजा अर्चना, हाथ जोड़ करके प्रार्थना, कई बार लोग प्रार्थना नहीं भी करते तो सिर्फ अर्चना करते हैं। और जब आपने अद्वैतवाद को पढ़ा और उसको अपनाया, तो अब उसमें क्या फ़र्क आए हैं? अब जनरली आप पूजा पाठ करते हैं कि अब वो इनर जर्नी ज़्यादा हो गया है,
या मेरा दोनों शुरू चीजें से चल इनर जर्नी ही रहा। मैं मंदिर भी जा सकता हूँ, मैं मस्जिद भी जा सकता हूँ, मैं चर्च भी जा सकता हूँ, मैं मोनेस्ट्री भी जा सकता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ। बहुत सारे लोग, हम लोग ऐसा करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है। बट इनर तो शुरू से ही था ही। मतलब मैंने बोला, जैसे मैं अपने फादर को देखता था तो थोड़ा सा अजीब मुझे लगता था कि यार कुछ तो है। और मुझे बचपन में एक बड़ी अजीब सी फीलिंग आती थी कभी कभी, कौन हो तुम। मेरे को वो फीलिंग मैं कभी रिक्रिएट नहीं कर पाया हूँ। मुझे बचपन में कई बार लगता था ऐसे, सडनली ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, हु आर यू। ऐसा लगता अंदर से कोई पूछ रहा, हु आर यू। एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी पूरी इसी बारे में जी। मैं डर जाता था उस समय कि यार ये क्या हो रहा है मुझको। मैं एक तरह का एक उसमें जाता था, इट्स नॉट अ ट्रांस, अवेयर था, बट एक सेंस आता था कि कौन हो तुम। बहुत अजीब सा सेंस था, मैं उसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा शुरू से ही काफ़ी इंटरनल प्रोसेस रहा है। प्लस मेरी फैमिली राधा स्वामी थी। अच्छा। हाँ, दे वर फॉलोअर्स ऑफ राधा स्वामी। तो हम लोग जाते थे, और मुझे वहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगती थी, किसी धर्म के बारे में कभी बात कोई, मतलब जैसे ब्यास जो है जहाँ आश्रम है, वहाँ मैं गया था जब, तो वहाँ एंट्रेंस पे पूछा ना, आपका नाम नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपका फ़ोन रख लिया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। अरे सोशल मीडिया पे आएंगे अभी फ़ोन रख लिया जाता है आपका, और आप अंदर जाओ, आपसे कोई सवाल नहीं होगा। और वहाँ पे उनके सत्संग में भी ना सब धर्मों की बात होती थी। जैसे गुरु नानक देव जी का एक मुझे बहुत प्यारा लगता है, एंड आई ट्राई टू लिव माई लाइफ लाइक दैट। आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल आई एम। एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। वी ऑल बॉर्न फ्रॉम वन सोर्स ऑफ लाइट। तो हु इज बैड एंड हु इज गुड, हु कैन डिसाइड हु इज गुड एंड बैड। रफली ट्रांसलेशन है। तो ये जो एक यूनैनिमिटी है, हम ये जो एक यूनियन है हम सब लोगों की जो एग्जिस्ट करते हैं इस समय दुनिया में, वो बड़ी खूबसूरत है यार। सोशल मीडिया पे आप नहीं? अरे मैं इतना तंग आ गया, मैं तो फोड़ने वाला था। तो मेरे साथ बड़ा मैं बहुत दिनों से, मेरे को एक वो क्या हॉलीवुड के एक्टर हैं, डेंजल वॉशिंगटन का एक वीडियो देखा, छोड़ो सोशल मीडिया छोड़ दो एंड गेट योर लाइफ, ब्रेन रॉट। जब मैंने पढ़ा, आई रियलाइज ऑल दिस इज ट्रू। मैं बहुत तंग आ गया। तो मैंने अभी 1 महीने पहले आई क्विट ट्विटर एंड फेसबुक में 4 साल पहले डिलीट कर दिया था। आई सेड बाय बाय मिस्टर जुकरबर्ग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन योर सर्कस। निकल गया था वहाँ से। तो बचा इंस्टा और बचा ट्विटर। अब ये बिकॉज नेसेसरी ईवल है काम के लिए। मैंने बोला यार भाड़ में गया, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने 4 हफ्ते पहले ना डीएक्टिवेट कर दिया। ट्रस्ट मी, 4 हफ्तों में मैं इतना प्रोडक्टिव रहा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज डिस्कवरिंग थिंग्स। ये एक्टिंग वाला उसी समय हुआ, ब्रीदिंग वाला, ये सारी चीज़ें 4 हफ्ते के अंदर हो गई। एंड आई एम सो हैप्पी। आई डिड अ प्रमोशनल रील विद अभिषेक बच्चन, तो मुझे एक्टिवेट करना पड़ा। अच्छा। अभी मैंने किया एक्टिवेट, बट द गुड थिंग इज कि 4 दिन हो गए एक्टिवेट किए हुए, और 4 दिन में मैं 4 या 5 बार ही गया हूँ। पर मैं डिलीट करने वाला हूँ। आई थिंक दिस ब्रेन रॉट इज ट्रू. Social media is destroying us. There is no doubt about it. It is killing a lot of talent because you're spending so much time on it. And it's taking, and I also realized, suddenly I felt I was back to myself. I felt I'm real now again. You live in this make-believe, in this very weird world that you live, because that you're constantly watching. कितना notification आया. You are constantly there. You're not here. You're not real. You're not like alive in a way. This augmented reality is a very dangerous thing यार. तो मैं अभी तो ट्विटर तो नहीं गया वापस, इंस्टाग्राम भी गया हूँ. आई एम थिंकिंग नाउ दैट मे बी आई शुड हैव समवन हु क्रिएट्स अ पेज फॉर मी एंड देन रन्स इट फॉर द वर्क. आई अंडरस्टैंड दैट्स नीडेड, बट पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ बिना इसके. मैं सबको सजेस्ट करूँगा छोड़ दो. योहान हारी नाम के एक राइटर है, उनकी किताब है स्टोलन फोकस, और वो पूरा आर्ग्यूमेंट ही यही है कि अब जब आप पहले बचपन में किताब पढ़ा करते थे, जैसे मुझे याद है जब मैं गोदान मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं स्कूल में था, मैंने जितनी जल्दी वो किताब ख़त्म की है, आज के दौर में मैं उतनी जल्दी वो किताब, कोई भी किताब उतनी मोटी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि 10 पन्ने 5 पन्ने पढ़ने के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, क्योंकि मेरा फोकस हिल गया है. तो ये किताब में ये आर्ग्यू करते हैं कि ये फोकस आपका यूं ही नहीं हिला है, ये चुराया गया है. एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से आपको दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्ड की गई है कि जो हमारा दिमाग बना ही नहीं है दिन में 500,000 नोटिफिकेशंस देखने का. एंड इट्स मिसयूज्ड, द डाटा इज बीइंग मिसयूज्ड. Data is used for other things. अपनी जगह है. So your data could be used for propaganda. Your data could be used for banking. Your data could be used for anything. Spam तो होते हैं. Spam तो हो ही रहे हैं. बिल्कुल.
तारे ज़मीन पर के बाद जो आप कह रहे हैं कि काम भी कई बार आपने स्क्रिप्ट मांग ली और नहीं आया, कुछ लोगों ने ऐसी छवि बना दी, पर जो आप ऑडिशन और कास्टिंग की बात कर रहे थे, क्या आपका कोई एक्सपीरियंस रहा तारे ज़मीन पर के बाद ऑडिशन देने? मैंने गलती की, मुझे बहुत कई बार मैंने दोस्तों के लिए ऑडिशन किए, बहुत सारे दोस्तों के लिए छोटे छोटे रोल भी किए, ऐसे फिल्म मेकर्स के लिए जिन मुझे लगा बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपने बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में सोचा। अब अफसोस की बात है, उनमें बहुत सारे लोग अब मैसेज का जवाब भी नहीं देते। दैट्स अनदर स्टोरी। बट एक स्टोरी मुझे उस सब से कभी मतलब मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज आई लव माई वर्क। मुझे किसी के मैसेज का जवाब आए ना आए, कोई मुझे काम दे दोबारा ना दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो आई लव माई वर्क। वेन एवर आई वर्क विद ऑल माई ऑनेस्टी एंड आई रियली वॉन्ट टू डू अ ग्रेट जॉब। मेरा हमेशा हर फिल्म में घुसने से पहले एक मुद्दा रहता है, मैं फिल्म मेकर को भी बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दिस फिल्म, आई वॉन्ट टू बी नोन द बेस्ट एक्टर इन दिस फिल्म, आई वॉन्ट टू डू दिस। मैं हर रोल को ऐसा करना चाहता हूँ कि आज तक ना किया हो वैसा, मेरा ये एम रहता है। मैं पूरी ईमानदारी से उसको करने की कोशिश करता हूँ। बहुत पहले एक एक्सपीरियंस हुआ था विच हर्ट मी बैडली एंड उस समय मुझे लगा था कि मैं वापस कनाडा से आके मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड एट दिस इंसिडेंट। मैं एक ऑडिशन करने गया, एक फॉरेन फिल्म थी। उसमें मैं जब पहुंचा तो ऑडिशन में सीन नहीं था। मुझे सिर्फ ये बताया गया था कि इसमें एक जो फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, मैं उसका एसोसिएट रहा हूँ पूरी फिल्म में, विच इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। उस आदमी को एक पेड़ से बांध कर आग जला दिया था जिंदा, और मैं वो देख रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट नहीं है, डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीन था ऑडिशन के लिए। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार ये तो बड़ा टफ सीन है। आप किसी के साथ मैंने 20 साल बिताए हैं और उसको मैं जलते हुए देख रहा हूँ, तो मैं तो मतलब क्या होगा मुझे, आई कांट इमेजिन। तो उन्होंने बोला सर ये करेंगे। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, पर मुझे ना वहाँ बैठे बैठे एक किस्सा याद आया। पूना में एक किसी एक्टिविस्ट को की पूरी फैमिली को जला दिया था, नहीं उसको जला दिया था एक्टिविस्ट को। उसकी बीवी और 2 बच्चे बचे थे, 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी और उसकी वाइफ, ये लोग बचे थे। मैं वहाँ बैठ के ना, मुझे उस इंसान के बारे में ख्याल आया, उसकी फैमिली के बारे में ख्याल आया और मैं इमोशनल हो गया। ऑडिशन शुरू हुआ, डायलॉग तो था नहीं, मैं रोने लगा। मैं रोया, फिर रुका, फिर वो कैमरा लेके आ जाते थे, फिर मैं रोने लगता था, फिर मैं चुप करता था, फिर रोने लगता, फिर आ जाते थे कैमरा लेके। मुझे पता लग रहा है कि ऑडिशन हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, बट आई समहाउ कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। ऑडिशन खत्म हुआ, फाइनली और डायरेक्टर जो था उसने बोला कि सर क्या कर रहे हो आप? गैंग्स ऑफ वासीपुर का शूट चल रहा था। मैंने बोला सर उसका शूट चल रहा है। अरे नहीं आपको तो हमको डेट्स देनी पड़ेगी। मैं तो उस डायरेक्टर को 2 बुलेट भेजूंगा अनुराग को, उसको बोलूँगा तुमको फ्री करे, वो नहीं करेगा तो 1 बुलेट उसको मारूंगा, 1 बुलेट अपने आप को मारूंगा। इतनी बड़ी बात बोली इस बंदे ने। आई वॉज लाइक यार, अंदर से बहुत खुशी हुई कि बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर उसमें काम कर रहा था। मुझे बहुत खुश, मैं आफ्टर द टीयर्स आई वॉज जॉयफुल। नहीं मिला मुझे वो रोल, कास्टिंग किसी और की होगी। मुझे कास्टिंग डायरेक्टर एक सहर लतीफ़ करके बहुत बढ़िया कास्टिंग डायरेक्टर, अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। शी सेड विपिन आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट यू डिडंट गेट दैट रोल, आई वाज सो श्योर दैट यू विल। बाद में 1 साल के बाद आई मेट वन ऑफ द गाइज हु वाज इन द ऑडिशन, हु वाज असिस्टिंग दैट डायरेक्टर। आई आस्क्ड हिम, आई सेड मुझे यार समझ में नहीं आया क्या हुआ। ही सेड सर वो क्या हुआ था, ऐसा लगा कि आप किसी पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रहे हो, आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। आई वाज सो शॉक्ड। मैंने बोला ये लोग, इन लोगों के लिए ऑडिशन किया है मैंने, जिनको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं उनके लिए ये जो कर रहा था उनके लिए कर रहा था, एंड दे आर थिंकिंग आई एम मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि यार ये कौन सा ऑडिशन था या ये कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ मैं काम करने आया हूँ, जहाँ लोगों को एक्टर्स की ये रिस्पेक्ट है कि अगर कोई एक्टर अपने अंदर से अगर अपने आप को आप उस जगह ले जा पा रहे हो और ले जाते हो, उसका अप्रिसिएशन नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद आप किसी मानसिक अच्छी एक्टिंग करना अपराध है, अच्छी एक्टिंग करना अपराध है। बहुत दुख हुआ था मुझे, बहुत दुख हुआ था। लेकिन मैंने उस बात को अपने आप को नेगेटिव नहीं होने दिया। मैंने पता क्या अपने आप को बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने एक इमोशन महसूस किया इस ऑडिशन के थ्रू, तुम एक ऐसी जगह जा पाए शायद तुम नॉर्मल लाइफ में घर बैठे नहीं जा पाते। तुमको वहाँ बुलाया गया था, तुमको कैमरे के सामने रखा गया था, तो तुम अपने आप को वहाँ उस इमोशंस को, बड़ा खूबसूरत इमोशन था, बड़ा ह्यूमन इमोशन था,
तुमने महसूस किया वो, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने वो फिल्म नहीं की, कोई बात नहीं, मुझे ये गिफ्ट जो मिली इतना बहुत है मेरे लिए। ये बेवकूफ़ लोग हैं, मुझे इनसे नहीं डरना है, मुझे इनकी वजह से अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है, मुझे नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आई विल स्टे पॉजिटिव बिकॉज आई लव माई वर्क, आई लव एक्टिंग। तो मैं ये लेसन लेके वहाँ से निकला एंड आई कंटिन्यूड। आखिरी सवाल कि आपने कहा कि एक्टिंग वर्कशॉप आपने वासेपुर के समय भी ली थी। मतलब एक्टिंग, जब आप एक बंच ऑफ एक्टर्स को एक्टिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी थोड़ा सीखे हुए हैं, तो थोड़ा आप एक एडवांस स्किल के स्तर पर कैसे अपग्रेड करना उनको सिखा सकते हैं? मतलब सिंस इट इज़ अ जर्नी इनवर्ड्स, तो अपने भीतर झांकने में तो स्वयं की ही ऊर्जा ज़्यादा लगती है। ठीक है कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन हो सकती है, राइट, बट मैं जब इमेजिन, मैंने कभी थिएटर मैंने कवर किया है, बस सीखा नहीं है, पर मुझे ये बात बहुत मुश्किल लगती है किसी को एक्टिंग सिखाई जाए। कैसे, क्या होता है ये कोचिंग जब होती है? जैसे मैंने वो बताया था, वो बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज थी, दो लोग आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को रिपीट करते हैं। रेपिटिशन माइजनर की पहली एक्सरसाइज है रेपिटिशन। वहाँ से एक्टिंग आपका बेसिक बिगनर्स लेवल वहाँ से शुरू होता है। आपके पास स्क्रिप्ट नहीं, डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉप नहीं, पेन नहीं, फ़ोन नहीं, कॉफ़ी का मग, कुछ नहीं। आप सिंपली एक दूसरे को देख रहे हो और वो पूरा प्रोसेस ही यही है कि आप कितना अपने आप को अंदर 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 आप झांकते हो, आप सामने वाले की हेल्प से आप कितना अंदर जा सकते हो और कितना आप सामने वाले के अंदर भी जा सकते हो, कितना उस व्यक्ति को भी महसूस करते हो। सो दैट इज़ द होल आइडिया। मुझे क्या लगता है, एक चीज़ और मुझे लगता है कमी लगती है। मुझे लगता है हो सकता है शायद कोई मुझे सुने और कुछ ऐसा एफर्ट किया जाए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी। हमारे यहाँ एक्टिंग के टीचर्स नहीं हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर एक्टिंग सिखाने वाले खुद एक्टर्स हैं, और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर आते हैं, फिर एक कोर्स कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, कोर्स कर जाते हैं। वेस्ट में जो एक्टिंग टीचर्स हैं, दे आर ओनली टीचर्स, दे गिव देयर एंटायर लाइफ टू टीचिंग। वो जो डेडिकेशन है वो हमारे यहाँ नहीं है। जिस दिन उस तरह के डेडिकेशन वाले टीचर हमारे यहाँ आएंगे, क्योंकि एक्टिंग सिखाने वाले बहुत लोग हैं। एक्टिंग सिखाते हुए आप एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, इस होल आइडिया इज वेरी स्टूपिड। आप एक्सप्रेशन देते नहीं हो, एक्सप्रेशन आते हैं अपने आप ही, बात करते करते आते हैं, तो डायलॉग बोलते हुए भी अपने आप ही आएंगे ना। तो आप ये नहीं सिखा सकते। ज़्यादातर टीचिंग इस यहाँ फंसी हुई है। एक्सप्रेशन देना, स्पीच मॉड्यूलेशन, ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज नॉट एक्टिंग। जैसे आप सैलड बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को काट के रखते हो ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। एक्सप्रेशन, मॉड्यूलेशन, स्पीच, ये कटे हुए सब्जियां हैं। इन सबको मिला के अच्छा सैलड, अच्छी ड्रेसिंग डाल के कैसे बनेगा, वो प्रोसेस को जानना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्री में अच्छे एक्टिंग टीचर जो सिर्फ टीचिंग करते हैं। वेस्ट में बहुत है, दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू टीचिंग, दे डोंट डू एनीथिंग एल्स। तो आप ग्रो करते हो, आप टीचिंग का प्रोसेस 24/7 आपके अंदर रहता है। आप अपने हर स्टूडेंट को के ऊपर फोकस रहते हो ऑल द टाइम्स। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑल्सो नीडेड एक्चुअली। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया। और ये बातचीत एक्टिंग, भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री, स्पिरिचुअलिज्म, थोड़ा बहुत भोजन बनाने, पाक कला, बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजरी है। आपको जो भी हिस्से इनमें अपने काम के लगे हैं कमेंट करके हमको बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉक।